चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज अपन हिस्ट्री की बात करेंगे भाई। अभी क्लास खत्म किसकी हुई है? किसकी? चलिए आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। देखो एक बार, बहुत सारी बातें हैं, एक आध नहीं है, हिस्ट्री की खूब सारी लंबी चौड़ी बातें हैं। लेकिन अपने को लंबी चौड़ी बातें तो करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आ रही हैं। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब इतिहास। चलिए पहले आप समझेंगे, बैठ जाओ और बात नहीं करनी है। आपको अगर कुछ से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसके अलावा बात मत करना। बाकी जब मैं बोलने लगूंगा तो आपका वैसे ही बोलने का मन नहीं करेगा। चलिए तो सबसे पहली बात है, स्टार्ट कर दिया ना। चलिए कितने लोग हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? बहुत अच्छा काम किया आपने, मतलब आज ही डिसीजन लिया है 7:01 पे कि पहले डिसीजन ले लिया है कि आज तो पढ़ ही लेते हैं। आज पहले ले लिया ना, ठीक है। चलिए तो ये क्या कर रहे हैं पीछे साइड में? बैठो बैठो, बैठना होता है। देखिए अब पहले बात ये करते हैं कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना है। कितने लोग हैं जो सिलेबस साथ रखते हैं? सिलेबस है किसी पे? नहीं है ना, बहुत अच्छा काम करें, बिना सिलेबस के ही पढ़ना है। देखिए आलोक राज को ही नहीं पता तो आपको ही कहां से पता होगा सिलेबस का? देखिए चलता रहता है ऐसे। कोई कंप्लीट दे रखा है, बिल्कुल हाँ, यही मैं सुनना चाहता था, कंप्लीट दे रखा है। कंप्लीट का अर्थ होता है जितनी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी वो सारा का सारा आपका सिलेबस में है। पहली बात, आपको पिछले 3 साल के एग्जामों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसका रीजन क्या, 3 साल के अकॉर्डिंग ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि पिछले 3 साल के जो पेपर हैं उससे पहले के जो पेपर है उनका पैटर्न अलग है और पिछले 3 साल के पेपरों का एग्जाम का पैटर्न अलग है। और खासकर आप 2025 को उठा लीजिए, उनका पैटर्न अलग है। देखिए पहली बात है कि जब इसको स्टार्ट करते हैं हम, तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जिससे हमें याद करना होता है? इसके 3 पार्ट हैं भाई। जब हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है वो है प्राचीन, यानी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पार्ट है प्राचीन हिस्ट्री। ये पहला वाला जो पार्ट है इसको अपन नाम क्या देते हैं? प्राचीन। ये पहला जो पार्ट है प्राचीन का है। और सेकंड जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है मध्यकालीन का। ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा जो पार्ट है, इस तीसरे पार्ट का नाम है आधुनिक। अरे रुक जाओ, सब्र, थोड़ी सब्र कर लो। आधुनिक इतिहास। अब इसको देखो एक बार। अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कभी भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, बिना एग्जाम एनालिसिस के आप तैयारी करोगे तो ये मान लो आप ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं, वो दुनिया ही करती है। तो अब आपको सबसे पहले करना 2024 और 2025 2 साल के आप एग्जाम देखोगे। उन 2 साल के एग्जामों में आप किसी भी एग्जाम में बैठकर देख लीजिए, किसी के भी क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो पार्ट आ रहा है बेटे जब वो आधुनिक का है। और हमें आधुनिक इतना डीप पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि हमें पूरा का पूरा क्लास में याद हो जाए। मैं आपको याद करवा दूंगा, अपने पास सारे के सारे पैटर्न है कि कैसे याद होता है। पहले आप इस चीज को जानो, क्योंकि पहले आपको जानना जरूरी है पढ़ने से पहले। जैसे हमारे 3 पार्ट बन गए, फिर आप ये कहोगे ऐसा क्या है कि इन पार्टों को अलग अलग कर दिया? इनका टाइम पीरियड अलग है। इनका टाइम पीरियड है प्राचीन, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले, ईसा पूर्व से, प्राचीन टाइम से जब इतिहास बनना स्टार्ट हुआ, लगभग 712 तक का जो टाइम है वो प्राचीन है। 712 से लेकर 1707, जब तक औरंगजेब नहीं मरा था तब तक का जो पार्ट है वो मध्यकालीन है। और उसके बाद वाला सारा का सारा आजादी के तक वो कौन सा है? आधुनिक। पहली बात, इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे आप पढ़ते हो? तो प्राचीन हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक आता है सभ्यताएं, कि राजस्थान में जो सभ्यताएं वाला टॉपिक है वो सभ्यताएं प्राचीन हिस्ट्री का पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपका 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, सभ्यताओं का आ जाएगा। आप बीएसटीसी छोटे एग्जाम में से आप आरएस तक से बैठ जाइए, आप किसी भी एग्जाम को उठा लो कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, सभ्यताओं का आता ही आता है। आप पढ़ो या ना पढ़ो ये फिक्स है, कन्फर्म है, आपको सभ्यता का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन यदि आप छोटे एग्जाम में बैठोगे तो सीधे मिलेगा कालीबंगा कहाँ है,
कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा कौन सी दिशा में, घग्गर नदी के, इस टाइप का आता है। अब आप बड़े में बैठोगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर तक बैठोगे, तो आपको लाइनें आएंगी, इनमें से लाइन छाटो, आहड़ से संबंधित कथन सही है क्या, कालीबंगा से संबंधित कथन सही है। इसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, लाइन टू लाइन। दूसरी बात है, इस टॉपिक को हटाने के बाद हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन। जब मध्यकालीन पढ़ते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए मध्यकालीन में क्या आता है। तो इसमें आता है रियासत काल। मध्यकालीन जो पूरा का पूरा है, इसमें कहते हैं रियासत काल। अब आप कहोगे रियासत काल क्या होता है। रियासत काल मतलब राजाओं का पूरा टाइम पीरियड, जिनमें हम राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट वो जो वंश पढ़ते हैं वो वंश है गुहिल वंश। कि राजस्थान में एक वंश के राजा शासन करते थे गुहिल, एक वंश के राजा शासन करते थे जिन्हें कहते हैं राठौड़। राठौड़ों के बाद हम एक पढ़ते हैं कछवा, कछवा वंश के राजा। कछवा वंश के बाद हम एक पढ़ते हैं चौहान। चौहानों के बाद हम पढ़ते हैं प्रतिहार। यदि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आप भाटी भी पढ़ सकते हैं और जाट वंश भी पढ़ देते हैं। ये आपको अलग अलग हो गए, लेकिन पर्टिकुलरली आप देखोगे तो ये वाले इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पूरा पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा आपके जो परेशान करेगा वो करता है मेवाड़। उसका रीजन पता नहीं कौन कितने पढ़ाता, मैं इसमें आपको 45 राजा पढ़ाऊंगा, यानी एक बोरी भर के राजा मैं आपको मेवाड़ में पढ़ाऊंगा। आधी बोरी पढ़ाऊंगा काय में, राठौड़ में, उससे आधी बोरी काय में, बोरी नहीं बोरी काय में, कछुआ में। तो सबसे ज्यादा राजा को किस में है, मेवाड़ में। लगभग 45 राजा हमें पढ़ रहे हैं, 45 और एबव भी है उससे, लेकिन 45 में कवर कर देते हैं। मैं आपको पूरा क्रम भी लिखवाऊंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन क्रम का आ रहा है कि राजाओं का क्रम दे दिया, सही क्रम क्या है। तो वंश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरे राजाओं का क्रम लिखवाऊंगा। जितना भी कोने में भी कोई राजा है ना, तो वो भी राजा उठा लाएंगे। फिर आपको एक एक राजा का क्रम पता रहेगा किसके बाद कौन आएगा। तो नए पैटर्न से पढ़ेंगे क्रम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है कि इस वंश इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है ना, पूरे पार्ट को, तो पूरे पार्ट को पढ़ने में आपको टाइमिंग ज्यादा लगती है और ज्यादातर मेवाड़ में लगती है। लेकिन गुहिल वंश आपको मेन जो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, गुहिल कहां के थे। तो गुहिल एक तो मेवाड़ के हैं, मेवाड़ के बाद गुहिल बागड़ के हैं। बागड़ जानते हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और गुहिल है प्रतापगढ़ के। मतलब इन्हीं में से एक एक लड़का अपना थैला उठाकर एक बागड़ चला गया, एक प्रतापगढ़ चला गया और वहीं अपनी मैडमों को ले गया, रहने लग गए, तो वहां वंश स्टार्ट हो गया। इसके बाद एक राठौड़ है। राठौड़ मूलतः मारवाड़ के हैं, वैसे कन्नौज के थे, जयचंद गढ़वाल के वंशज मानते हैं इनको। लेकिन इनका एक लड़का जो था द्वारका यात्रा पर गया, जब पुष्कर में रुकने के दौरान उसे ब्राह्मण मदद के लिए भीनमाल ले आए थे और वो फिर वापस गया ही नहीं, तो मारवाड़ में हो गए। और मारवाड़ के बाद जो राठौड़ हैं वो हैं बीकानेर के, और बीकानेर से ही कुछ राठौड़, एक व्यक्ति चला गया था किशन सिंह किशनगढ़। तो राठौड़ कितनी जगह हो गए, 3। इसके बाद कछवा। आपने कभी, लड़कियां बताएंगी, रामायण देखी आपने? रामायण को रामायण क्यों कहते हैं? रामायण को रामायण क्यों कहते हैं? ओनली गर्ल्स? क्योंकि रामायण में रावण का उल्लेख है, इसलिए। बताओ, क्योंकि राम का उल्लेख है इसलिए रामायण। राम की शादी हुई थी क्या? किससे हुई? कितने बेटे हुए? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? तो लव को तो छोड़ दो, उसका तो जमाना ही गया, तो कुश। और ये कहते हैं कि कुश जो है राम के बेटे, उस कुश की संतान होने के कारण हमें क्या कहिए, कछवा। तो ये थे जयपुर, और जयपुर को बाद में कहने लगे थे आमेर। तो पहली रियासत कौन सी है, आमेर। और आमेर से एक लड़का थैला उठाकर चला गया था जंगलों में, अलवर सरिस का। तो कहां के हो गए, इनकी नरका शाखा है। ये जो चौहान है, ये चौहान कई जगह इन्होंने ही विस्तार सबसे ज्यादा किया है। ये पहले तो थे शाकंभरी में। शाकंभरी कौन सा जिला है ये बताओ, राजस्थान में? अभी शाकंभरी कहां है? सांबर झील का आसपास का इलाका। शाकंभरी से एक लड़का इनका चला गया था पाली, और पाली में जाकर ये कहलाया था नाडोल। क्या कहलाए हैं? नाडोल हो गए। एक लड़का इनका चला गया था जालोर, तो जालोर वालों को कहते हैं सोनगरा। क्या कहते हैं बताओ? सोनगरा। एक लड़का इनका चला गया था अजमेर, एक लड़का इनका चला गया था रणथंबोर, एक लड़का इनका चला गया था हाड़ौती। हाड़ौती मतलब इन लोगों ने ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश की है। आप यदि पढ़ोगे, एक सिरोही चला गया, तो सिरोही वाले कहलाए देवड़ा। क्या कहलाए? देवड़ा। आपके एग्जाम में
ना तो नाडोल आता है, ना ही देवड़ा आता है, ना ही हाड़ौती आता है। आपको पढ़ने शाकंभरी के, सोनगरा जालोर के, अजमेर के और रणथंभौर के। तो सोनगरा सोनगिरी पहाड़ी पर जालोर के होने के कारण सोनगरा कहलाए। हाड़ौती आपको पता ही है, नाडोल कांके पाली के, लेकिन ये ज्यादा इनका इतिहास है ही नहीं। तो अब आपसे कभी पूछा जाता है कि चौहान कहाँ कहाँ के हैं, तो चौहान है शाकंभरी के, पाली के, जालोर के, अजमेर के, रणथंभौर के, हाड़ौती के और देवड़ा कहाँ के, सिरोही के। लेकिन पढ़ ले कितने, केवल 4। कौन कौन से पढ़ रहे हैं, शाकंभरी, सोनगरा, अजमेर, लो मैटर क्लोज। अब बात आती है, आप इन सबको पढ़ोगे और पढ़ने में आपको खूब सारा टाइम लगेगा। इनको पढ़ने बैठोगे तो आप 15 से 20 दिन लगभग, और मान लीजिए लगभग 30 आवर मैं पढ़ाऊंगा तो 30 घंटे से एवं भी लगेंगे। अब 45 राजाओं को 1 घंटे में तो करवा नहीं सकते। हमारे तो राणा प्रताप के चेतक पे बैठने में 3 घंटे लग जाते हैं मेरे तो। बिठाना पड़ता है, माहौल बना क्रिएट करना पड़ता है। जब आपको फील ही नहीं होगा कि आप ही महाराणा प्रताप में, आप ही चेटक पे बैठ रहे हैं, फिर वो एक्सीलेटर पे पैर रखता है 1 घंटे में, तो चेटक के जब भी तो चेटक दौड़ेगा। तो इस क्रियाकलाप की बात करें तो आपको लगभग 30 घंटे से एवं लगते हैं पढ़ने में। क्वेश्चन 1 मान लो, 2 मान लो हाईएस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा आसान काम है प्रतिहार को पढ़ना। 2 घंटे में खत्म। एक क्वेश्चन परमानेंट है, फिक्स है। 2025 के बाद सारे पेपर उठा लो, प्रतिहार वंश का एक क्वेश्चन फिक्स है। 2 घंटे का टॉपिक है और क्वेश्चन कितना आता है, एक सीक्वेंस लिखाऊंगा, सीक्वेंस में सारा का सारा मैटर क्लोज हो जाएगा। माइंड में एक रील तैयार हो जाएगी कि कहां से कौन सा राजा है। तो प्रतिहार कहां के, सबसे मैंने प्रतिहार है थे मंडोर के। और यहां कई कई बार होता है ना, एक परिवार में कई लड़के होते हैं, तो उनको अपना अधिकार ऐसे लगता है कि पता नहीं 2 बीघा जमीन है, 10 लड़के। पहले तो 10-10 हुआ करते थे, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फोर्स हुआ करती थी गांव में। अब 2 बीघा जमीन है, 10 लड़के हो गए, तो क्या ही बट में आएगा। तो कई बार लड़कों में सोच लेता था, कोई समझदार होता था कि यहाँ तो उत्तराधिकारी ज्यादा हो गए, हम एक काम करते हैं, दूसरी जगह स्थापित करते हैं अपने बाहुबल से। तो उनका एक लड़का था नागवट, वो मंडोर छोड़कर इसीलिए चला गया और उसने नई जो क्षेत्र स्थापित किया वो था भीनमाल। तो राजस्थान में प्रतिहार कितनी जगह के हैं, 2, एक तो मंडोर और एक भीनमाल। राजस्थान में 2 ही है। भीनमाल वाले कन्नौज पहुंच गए थे, लेकिन कन्नौज यूपी में, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। तो राजस्थान में कितनी शाखाएं पढ़नी है, 2, एक मंडोर शाखा और कौन सी है। इसका भी फिक्स क्वेश्चन बताओ, नागवट सेकंड, मिहिर भोज, इन 2 का एक क्वेश्चन या तो आता है या फिर आता कक्कुक नाम का राजा है जिसने गटियाला शिलालेख लिखवाया था, उसमें से फिक्स है कि गटियाला शिलालेख किसने लिखवाया। अब ये भाटी वंश है, और ये भाटी वंश की बात करें तो आप जानते हो भाटी जो है वो जैसलमेर के। भाटी कहां के भाई, जैसलमेर के। और जाट कहां के, भरतपुर धौलपुर के। जाट कहां के हैं, भरतपुर और धौलपुर के। अब मुद्दा क्या है वो देखिए, लास्ट में कौन सा पार्ट आता है, आधुनिक। आधुनिक में कौन कौन सा टॉपिक है, तो राजस्थान में एक टॉपिक आता है आधुनिक में, एकीकरण। एकीकरण के बाद आता है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल के बाद आता है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के बाद हम बात करेंगे तो किसान आंदोलन के बाद आता है एक टॉपिक है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके बाद आता है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। राजस्थान में पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी फिक्सर, इसका एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी का फिक्स है, या तो अर्जुन लाल सेठी से आएगा, या विजय सिंह पथिक से आएगा, या केसरी सिंह बारेट से आएगा, या प्रताप सिंह बारेट से आएगा। फिक्स इनके क्वेश्चन है, या फिर हरवा उपाध्याय के अखबार आएंगे, न्यूज़पेपर आएंगे। अब यहां जो मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। यदि आपको एग्जाम हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री में आपको यदि हिस्ट्री से परेशान होना है तो कौन सा वाला पार्ट पढ़ लो आप, प्राचीन। यदि आपको हिस्ट्री को जीना फील करना है कि हाँ हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो कौन सा वाला पार्ट पढ़ लो। यदि आपको एग्जाम पास करना है तो कौन सा वाला पढ़ लो। लेकिन हमें एग्जाम पास करना, बाहर में जाए हिस्ट्री क्या ही काम की है, क्या काम की। हम हिस्ट्री खुद बनाएंगे ना, इतिहास बनाएंगे नौकरी लगने के बाद लोग हमें पढ़ेंगे। तो बुढ़ापे जवानी के कुछ ऐसे किस्से बनाओ जो बुढ़ापे में सुना सको, और वो जॉब लगने के बाद ही बनेंगे। तो आप मुझे बताइए, अब आप 2024 वाले एग्जाम उठा लीजिए और 2024 के वाले एग्जामों में आप देख लीजिए, यदि किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो आएगा सभ्यता का,
एक या हाईएस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे प्राचीन इस मध्यकालीन से, बाकी के 7 से 8 क्वेश्चन सीधे के सीधे कैसे आते हैं, मॉडर्न से। मतलब लगभग 70-80% पूरा का पूरा मैटर किसका माना गया है, आधुनिक का। आप आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड उठा लो, सेकंड ग्रेड उठा लो, सारे उठा लो, लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के उनमें से 70 से 80% योगदान पूरे के पूरे आधुनिक का है। इनके फिक्स है, एकीकरण का किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ एक क्वेश्चन फिक्स है, किसान आंदोलन का फिक्स है, प्रजामंडल का पूछेगा ही पूछेगा, क्रांति का आएगा ही आएगा, कहाँ किसकी खोपड़ी फूटी, कौन सी छावनी में फूटी, किसने फोड़ी, वो सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ये से एक एक क्वेश्चन भी उठाता है तो ही मैटर क्लोज हो जाता है क्वेश्चनों का। अब हमारा मकसद है, हमारे माइंड में क्लियर है कि हमें कुछ नहीं करना, ना हिस्ट्री से मतलब, ना राजाओं से मतलब, हमें मतलब है अपने एग्जाम से। और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, अरे बोलो। अब हम कितने पार्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री के, 3। कितने पढ़ेंगे, पहला बताओ कौन सा है, दूसरा और तीसरा। अच्छा प्राचीन में कौन सा टॉपिक आता है, अरे बोलो ना, फिक्स है कितने क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन। फिर दूसरा कौन सा है, कौन सा वाला टॉपिक है, पहला वंश बताओ, कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के हैं। दूसरा बताओ, कहाँ के, अरे कहाँ के, कहाँ के। फिर कौन सा, कहाँ का, कहाँ को, अरे कौन सो, कहाँ के, कहाँ के, कहाँ के, कहाँ के, कहाँ के, कहाँ के, और कहाँ के। फिर कौन है, कहाँ के, कहाँ के। फिर कौन है, कहाँ के, कौन से, कहाँ के, कहाँ के। फिर पार्ट कौन सा, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पेपर पास करने के लिए कौन सा पार्ट पढ़ना है। अब मुझे आधुनिक में से हाथ ऊपर के बता दो कौन सा टॉपिक है जो कठिन लगता है, ऐसा जो माथे के टेंशन बढ़ा देता है। सारे कठिन है ना, क्या बात है, बढ़िया, क्या बात है, आप समझेंगे तो दिल की बात ही छिली, सारा ही कठिन है पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। अब मुझे एक बार हाथ ऊपर करना, पढ़ाने तो सारे ही हैं, हाथ ऊपर करना जिसको जो टॉपिक कठिन लगता है। मुझे सारे आते हैं, मुझे कोई भी पढ़ाना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखते हैं एकीकरण किस किस को कठिन लगता है, हाथ ऊपर करो। क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये प्रॉमिस है जिस दिन एकीकरण खत्म होगा ना, आपसे एक एक लाइन टू लाइन एक एक शब्द आपको मैं जुबान पे रटवा दूंगा क्लास में, आप सेल्फ पढ़ो या मत पढ़ो। अच्छा मुझे बताओ प्रजामंडल का टॉपिक किस किस को कठिन लगता है, प्रजामंडल, इसके तो ज्यादा हैं, दो दो हाथ ऊपर कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताइए किसान आंदोलन किसको हार्ड लगता है, सबको। अच्छा जनजातीय आंदोलन, क्या बात है। अच्छा सारा ही कठिन किसको लगता है, चलिए चलिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो एकीकरण से स्टार्ट करें, कर देना। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कंसेप्ट आपके माइंड में तब क्लियर होंगे जब कुछ नेता आपको याद करने होंगे। क्रांति से मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्रांति स्टार्ट करने की, लेकिन उसमें थोड़ा सा इंडिया सुनना पड़ता है, उसके लिए आपको लगभग आधा घंटे में सुनाऊंगा ना, तब क्रांति फील होगी, तब आपको याद होना स्टार्ट होगी। तो मैं नहीं चाहता पहले दिन ही खोपड़ी क्यों फड़वाएं किसी की थोड़ा प्यार से काम ले लेते हैं। नहीं आप कहोगे मुझे, तो आप कहोगे कि आज आज एक ऐसा कंसेप्ट बता दो, मैं कल से दूसरा पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट, एकीकरण से करें, चलिए चलिए एक बार सुनेंगे। हाँ आधुनिक, हाँ ठीक है चलिए भाई, अब सारे लोग आगे देखेंगे। इसका यदि आप फोटो खींचना चाहते हो तो फोटो खींच लो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ इसका एक फोटो ले लो। और सबसे मेन बात, आपको यदि टॉपिक से रिलेटेड 1% भी कोई समस्या हो, जितने पेपर आज तक हुए हैं सारे उठा लेना, कहीं से भी कोई क्वेश्चन कर लेना। एक सिंगल भी ऐसी कोई डाउट है आपका तो आप इस क्लास के बाद और क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे पास सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं आपके, आप जो भी पूछोगे सबके। क्या हुआ, क्या है, नहीं इसका फोटो लेना है ठीक है, करें स्टार्ट सबका ये। अच्छा चलो ये बताओ, मैंने ये फोटो इसलिए लिखवाया है
क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले पेज पर जहां भी आप लिखोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, उस पर आप घर जाके इसको लिख लेना, जिससे आपको टॉपिक टिक करते जाएंगे, आपको पता रहेगा कौन से क्या है ना। चलिए अब पहले हम एकीकरण से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इस टाइप का है, इसका फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन एकीकरण को पढ़ने के लिए हमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट तैयार करेंगे। इसका देखो एक बार, पहली बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान का एकीकरण यदि अपन पढ़ते हैं तो इसका क्या ऐसा कंसेप्ट है जिससे माइंड में लेकर चलेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का मकसद है एग्जाम देना है। किसानों का आंदोलन होगा, इसका मकसद है किसान पीड़ित थे। क्रांति हुई है, उसका भी एक मकसद है, हमें आजादी चाहिए। जनजातीय आंदोलन हुआ, इसका मतलब है कि जनजातीय क्षेत्र में जनता पीड़ित थी, तो इसका मतलब एकीकरण का भी तो कोई ना कोई मोटिव होगा। एकीकरण क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, वो कंसेप्ट माइंड में रखना है कि हमें करना क्या है, किस चीज के पीछे भागना है हमें। और वो भागना क्या है कि हमारा जो राज्य था, इस राज्य को नाम देते थे राजपूताना। हमारा जो राज्य था, इस राज्य का पुराना नाम था राजपूताना। ध्यान देना, आज हमारे राजस्थान को राजपूताना नहीं कहते आप, आज हमारे राज्य को आप कहते हो राजस्थान। तो पहले राजस्थान नहीं था, पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था, राजपूताना। हमने क्या किया, इस राजपूताना को मॉडिफाई किया, और इसको मॉडिफाई करके हमने तैयार किया है राजस्थान। और अब एकीकरण क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से और यहां तक का जो सफर है इसको बनाने का, इसमें हमने प्रक्रिया फॉलो की थी। एक दिन में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, और ये प्रक्रिया फॉलो की, इसमें टाइम लगा है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और 7 स्टेप हमें यूज करने पड़े, और तब जाके राजस्थान बना। और ये वाली जो प्रक्रिया है जिसमें हम राजस्थान बना रहे हैं, ये प्रक्रिया ही एकीकरण है। अब किस टाइप से हम इसका एक लाइन में कवर करते हैं, वो ये है कि राजपूताना से हमने राजस्थान बनाया, और राजस्थान बनाने के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो की है, जो हमने प्रक्रिया चलाई, वो एकीकरण है। मतलब एक लाइन में बनेगा एकीकरण क्या है। एकीकरण राजस्थान बनाने की प्रक्रिया, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एकीकरण में हमें क्या बनाना है, राजस्थान। क्या बनाना है, तो मोटिव क्या हो गया, हम राजस्थान बनाने के पीछे भागेंगे। इसका मतलब हमारे पास पहले राजस्थान नहीं था, इस पूरे भूभाग को हम राजपूताना कहते थे, और राजपूताना को हमें मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करके हमें नया जो स्टेट तैयार करना, राजस्थान। और उस राजस्थान को बनाने के लिए 8 साल का जो संघर्ष है, ये 8 साल का संघर्ष ही क्या है, एकीकरण। तो हमारी एक लाइन बन गई, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हमने नाम क्या दिया है, एकीकरण। अब हमारा एक मुद्दा कंप्लीट है, एकीकरण में हमें क्या करना है, राजस्थान बनाना है। क्या बनाना है हमें, लेकिन राजस्थान बनाने के लिए हमें फील्डिंग अच्छी बनानी होगी। और फील्डिंग कैसे बनानी है, क्योंकि हमें स्टेट बनाने से पहले कंट्री की बात करनी होगी, देश की बात। क्योंकि आप ये जानते हो कि भारत पूरी तरह से गुलाम था अंग्रेजों का, और अंग्रेज बिल्कुल ही हमें छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। क्योंकि सोने की चिड़िया कहां से मिले, तो यहां इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, अंग्रेज जाने की फिराक में नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि भारत की गली गली में, घर घर में, गांव गांव में केवल आजादी की बात उठने लगी, बच्चा बच्चा स्वतंत्रता मांगने लग गया। तो अंग्रेजों को ये फील हो गया कि अब समय आ गया है हमारा जाने का, अगर अब नहीं गए तो गली गली में हमारा इतना विद्रोह हो गया है, कटे हुए सर ब्रिटेन जाएंगे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय था, उसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को एक खबर भेजी कि जल्दी से आप आजादी की घोषणा करें। उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या हो रही है, अगर आपने ये घोषणा नहीं की तो शायद हम अपने परिवार के पास सही सलामत नहीं लौट पाएंगे, भारत विद्रोही हो चुका है, बच्चा बच्चा आजादी की मांग कर रहा है। तो अपनी मर्जी से जाते तो 90 साल पहले क्रांति में ही चले जाते, 1857 की में। फिर हमें 90 साल क्यों लगे, हमने फील्डिंग तैयार की, हमने एनवायरमेंट ऐसा बनाया कि अंग्रेजों को लगे कि अब समय आ गया है जाने का। तो एक ऐसा टाइम था आजादी का। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा हमें भारत में क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान आप पढ़ने से पहले आपको भारत सोल्व करना ही होगा। मैं आपसे कहूं कि बताइए भारत को आजादी कब मिली थी भाई, 15 अगस्त 1947। भारत को आजादी कब मिली है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत को जो आजादी मिली है ना, वो एक अधिनियम के तहत मिली है। और भारत के आजाद करने के लिए एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा मानी गई है 8,
की धारा है 8, और ये अधिनियम आया था। उस अधिनियम ने कहा कि 15 अगस्त को हम भारत को छोड़ देंगे। और जब ये कहा गया तो भारत में उस समय 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? अब राजस्थान तो भूल जाओ, स्टेट तो बनाए गए। हमारा राजस्थान 1956 में बना है, उससे पहले स्टेट नहीं थी। उस समय भारत रियासतों में बटा हुआ था 565 में। स्टेट तो 1953 के बाद बनी है भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के फजल अली ने जगह जगह जाकर भारत का दौरा करके भारत निर्माण में राज्य बनाने की प्रक्रिया फॉलो की थी। तो 1953 से पहले तो स्टेट थे ही नहीं, रियासतों में बटा हुआ था, और प्रत्येक रियासत का था राजा। और सबसे बड़ा बिग पॉइंट क्या था हमारा? ये राजा सारे के सारे अंग्रेजों को यहां गिरवी रखे थे। अंग्रेज इशारा करते थे, छत से कूद जा तो कूद जाते थे। मतलब सारे काम किसके इशारों पे करते हैं? अंग्रेजों के। यदि आप रियासतों को, राजाओं को अंग्रेजों के वफादार मानते हैं तो भारत का निर्माण इसीलिए संकट में था। जब ये अंग्रेज छोड़कर गए तो अंग्रेजों को पता था कि हमें भारत छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में, इसलिए अंग्रेज जाते जाते राजाओं को इशारा कर गए कि आप स्वतंत्र रहने की कोशिश करना। यदि पावर में रहना है, आपको शक्ति में रखना है, पावर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपको स्वतंत्र रहना होगा। लेकिन बात यह है कि 565 रियासतों में पटेल जी और नेहरू जी द्वारा घोषणा की गई कि इनको भाई भारत में विलय करने की कोशिश करें। तो लेकिन स्वतंत्रता के समय राजा स्वतंत्र रहने की धारणा किए हुए थे, तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। आप या तो रियासती राजा भारत में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप स्वतंत्र हो। तो भारतीय राजाओं को, रियासती राजाओं को स्वतंत्रता के समय कितने ऑप्शन दिए गए? 3। या तो आप कहां मिल जाइए? भारत में। या कहां मिल जाइए? या कहां रहिए? राजा अंग्रेजों के सहारे पर पूरी तरह से कैसे रहना चाहते थे? स्वतंत्र। लेकिन पटेल जी ने घोषणा कर दी कि आप ये याद रखें कि सभी को कायमे मिलना है भारत में। एक बात और समझना, आपने संविधान पढ़ा है कभी? संविधान बहुत अच्छा काम कर रहे, नहीं पढ़ा तो। संविधान यदि आप पढ़ोगे ना, तो संविधान में अनुसूची है 12। उनमें पहली जो अनुसूची है ना, पहली अनुसूची में कहा गया कि बताइए क्या है, क्या लागू करें। तो उन्होंने कहा साहब संविधान तो किस देश का लागू कर रहे हैं? भारत का। तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि भारत क्या है। तो पहली अनुसूची में भारत की परिभाषा लिखी गई है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको भारत बनाना है तो संवैधानिक परिभाषा के अकॉर्डिंग भारत बनाने के लिए आपको क्या बनाने होंगे? राज्य। क्या बनाने होंगे? राज्य। कैसे बनेंगे? राज्य बनेंगे सारी की सारी रियासतों को मिलाकर। और रियासतें मिलेंगी तब क्या बनेंगे? राज्य। और रियासतें कब मिलेंगी? जब कन्वेंस कौन होंगे? राजा। लेकिन राजा तो किनके यहां गिरवी रखे हुए हैं? अंग्रेजों के। और अंग्रेज कहकर गए कि हर हाल में कैसे रहना है। तो संकट में किसका निर्माण आ रहा है? जब भारत ही नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा? तो राजस्थान नहीं बनेगा तो हम क्या नहीं पढ़ेंगे? एकीकरण नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या नहीं आएगा? लेकिन इसका मतलब एग्जाम में आ रहा है, मतलब ये हुआ है, मतलब ये बना है। और बना है तो क्या बना है? मतलब हमने क्या बनाए हैं? किनको मिलाया है? किनको राजी किया है? किनको भगाया है? और तब जाके क्या बनाया है? कब भागे? किस अधिनियम के तहत भागे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कौन सी है? कितनी रियासत थी? राजाओं को कितने ऑप्शन दिए गए? काय में मिल जाओ, काय में मिल जाओ, कैसे रहो। राजा कैसे रहना चाहते थे? क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेंगे? क्या नहीं मिलेंगी? कौन नहीं मान रहा? किसने भड़काया? अच्छा, किनको भड़काया था? क्या नहीं बनना है? क्योंकि क्या रहना चाहते हैं? कितनी थी भाई पूरी मिलाकर क्या बनाना है? तो फिर क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं होगा? यही पढ़ना। तो हमारा मकसद क्या है? हमें क्या बनाना है? राजस्थान। पहली बात, जब क्लीमेंट एटली और ब्रिटिश लोग हमें छोड़कर जा रहे थे भारत को, तो नेहरू जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो उन्होंने, नेहरू जी से अंग्रेजों ने कहा कि भारत बड़ी विषम परिस्थितियों में रियासतों में बटा हुआ है। नेहरू जी ये कंफर्म कीजिए, क्या आप हमारे बिना भारत चला पाओगे? क्या हमारे बिना भारत को बना पाओगे? क्या? उन्होंने कहा साहब आप जाइए, क्योंकि जहां भारत की स्थिति ये है कि भारत रियासतों में बटा हुआ है और राजा भड़काऊ स्थिति में है, और ऐसा लग रहा है कि राजा मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो हम अंग्रेज छोड़कर चले जाएं और 3 दिन बाद आप पर्ची लिखकर भेजें, वहां सूचना भेजें कि अंग्रेज वापस आ जाओ, भारत हम संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि स्थिति को देखते हुए भारतीयों में कोई योग्यता नहीं है भारत बनाने और संभालने की।
तो क्या आप हमारे बिना भारत बना पाओगे, संभाल पाओगे? तो नेहरू जी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं वादा करता हूं ऐसा भारत बनाएंगे जो दौड़ेगा, भागेगा और जिधर नजर डालोगे उधर भारत ही भारत नजर आएगा। तो जब ये अंग्रेज छोड़ कर गए तो हमारे पास सबसे पहली जो समस्या थी वो थी इनको कन्विंस करना, राजाओं को। जबकि राजा तो कहां अड़े हुए हैं, अगर स्वतंत्रता नहीं त्यागेंगे तो हर हाल में क्या नहीं बनेगा। तो जो अंग्रेज चैलेंज करके गए वो चैलेंज पूरा होगा ही नहीं। तो एक मीटिंग बुलाई गई कांग्रेस की दिल्ली में। अब ऐसे लोग बैठे हूं पार्लियामेंट में मेंबर, मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया है कि हम किसी लायक नहीं है, हम भारत बना ही नहीं सकते, संभाल नहीं पाएंगे, क्या ये सच है क्या? तो लोगों ने आवाज की कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, हम भारत बना सकते हैं। यदि भारत बना सकते हैं तो समय आ गया है अपनी योग्यता दिखाने का, अब हमें हर हाल में भारत बनाना है। तो इसलिए आप सभी लोग कुछ ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाकर राजाओं के पास जाएं और राजाओं को इसके लिए कन्विंस करें। तो दो दो के ग्रुप, तीन तीन के ग्रुप बनाकर राजाओं के पास गए, राजाओं के महलों में गए। तो हमारे तो एक पैटर्न चलता है अतिथि देवो भव। तो जैसे ही राजाओं के पास पार्लियामेंट में मेंबर पहुंचे, उनका बड़ा खाना वाना खिला के माला वाला डालकर स्वागत किया। और जब खाना खिलाने के बाद उन्हें दरबार में बुलाया गया, तब राजाओं ने उनसे क्वेश्चन किया कि बताइए इतनी दूर आने का ऐसे ही तो कोई मकसद नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्लान लेकर आए, क्या मकसद है आप बताएं। तो राजाओं से उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक राजा अपनी रियासत को भारत में विलय कर ले और भारत निर्माण में अपना योगदान दे, जिससे कि भारत का निर्माण हो सके। तो राजा अपनी सीटों से खड़े हुए और तलवार हाथ में लेकर म्यान से तलवार बाहर निकाली और राजाओं ने उन पार्लियामेंट के उन मेंबरों को चैलेंज किया। उनको कहा कि ये जो रियासत और ये गद्दी और ये राज्य अपनी तलवार के बल से जीते गए हैं, इसके लिए हमारी इस मिट्टी के लिए, जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने सिर काटे भी और कटवाए भी हैं। यदि जबरदस्ती की गई राज्य को मिलाने की तो अगली मुलाकात दरबार में नहीं रण क्षेत्र में होगी। इसके लिए आगे भी मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। राजाओं ने कन्फर्म कर दिया कि वो मिलने के लिए, विलय के लिए तैयार नहीं है। जब ये कहा गया तो वो लोग दौड़ते हुए फिर से मीटिंग की दिल्ली में। उन्होंने रिपोर्ट दी साहब भारत के राजा मिलने के लिए तैयार नहीं है और मरने मारने के लिए तैयार है, युद्ध तक के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा क्या इस मीटिंग में, इस पूरे पार्लियामेंट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भारत बना सके? क्या ये हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा, कोई भारत नहीं बना पाएगा? तो जब सबने नीचे नजर कर ली तो पीछे की लाइन में बैठे व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया, मैं भारत बनाऊंगा और वादा करता हूं अगर भारत नहीं बना पाया तो लौट कर नहीं आऊंगा, अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि मैं भारत बनाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे बनाओगे? कि बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए और जो मैं मांगू वो दे दीजिए, उसके बाद मैं भारत बना दूंगा। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? मुझे दो चीज चाहिए, पहला डायरी लिखने वाला दे दीजिए मुझे। डायरी क्यों लिखवानी? क्योंकि आप तो रिकॉर्ड मांगोगे कि किसने कब साइन किए, तो मुझे रिकॉर्ड लिखने में जोर आता है, एक व्यक्ति रिकॉर्ड लिखने वाला दे दीजिए। ठीक है, बीपी मेनन दे दिया। और क्या चाहिए? एक दे दीजिए लाठी। लाठी क्यों चाहिए? क्योंकि सारे काम प्यार से नहीं होते, कई काम हथियार से भी होते हैं। तो जहां प्यार से होगा वो ठीक है, नहीं तो बल से भी भारत बनाना है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हमें हर हाल में क्या बनाना है? भारत। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई और पटेल जी ने दिल्ली में खड़े होकर ऐलान कर दिया, सभी कान खोलकर राजा सुन लें, आपके पास लास्ट डेट है 14 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 तक सारे राजा भारत के में मिलने वाले विलय पत्र पर साइन कर दें। और यदि आप इस चीज को फॉलो करते हो और 14 अगस्त तक साइन करते हो तो आपका सम्मान, इज्जत बची रहेगी, सम्मान पूर्वक आपका विलय हो जाएगा। लेकिन यदि आप 14 अगस्त तक साइन नहीं करते तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ये वादा करता हूं कि 14 अगस्त के बाद आपका कोई महत्व नहीं है, मैं पूरी सेना लेकर आऊंगा और आपको जबरदस्ती साइन करवाऊंगा। ना इज्जत बचेगी, ना राज्य बचेगा, ना सम्मान बचेगा, सब कुछ छीन लूंगा, घसीट कर लाऊंगा। तो आपका मन बना ले, सम्मान पूर्वक मिलना है या बिना सम्मान के मिलना। राजाओं में डर पैदा हो गया क्योंकि कट्टरता जानते थे पटेल की, ये कहीं भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। इसलिए राजाओं ने 14 अगस्त तक साइन करना एग्री कर लिया और दौड़ भगदड़ मच गई राजाओं में साइन करने में। और 14 अगस्त को सबसे लास्ट में धौलपुर के राजा ने साइन किए हैं और धौलपुर का राजा लास्ट तक चाहता था पाकिस्तान में मिल जाऊं। लेकिन जब ये लोग पाकिस्तान मिलने की प्लानिंग करते तो पटेल जी लाठी लेके डेली रेड क्लिफ रेखा पे पहरा देने जाते थे, चेक करने जाते थे, पैरों के निशान भी हो किसी के, तभी पैरों के निशान का लैब में भेजे, किसके पैर हैं चेक करो। तो इसलिए डर था और इसीलिए हम कहते हैं कि इसी कट्टरता के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं। इसलिए भारत और राजस्थान निर्माण का श्रेय हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पहले, सबसे पहले किनको मिलाना है? रियासतों को। और इसके लिए किनको राजी करना है? हमें राजाओं को। किनको राजी करना है?
इसके लिए हमें एकीकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें कायमे पढ़ना होता है। भारत में एकीकरण सीधे स्टार्ट होता है, भाई 19 रियासतें 3 ठिकाने हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है जो हमें पढ़ना होता है। 19 रियासत 3 ठिकाने तो 2010 के पेपर में आया करते थे कि बताइए राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान को कितनी रियासतें दी गई थी, 2010 के पेपर में आते हैं। अब आप देख लीजिए पिछले 4 साल के पेपर में कभी रियासत पूछी हो, आपको ठिकाने पूछे, कोई नहीं पूछता। अब जो उससे बाहर की जो फील्डिंग है वो फील्डिंग खतरनाक है, और वो फील्डिंग ही हमने को पहले पढ़नी है, जिसके बाद हम एकीकरण समझ पाएंगे। तो पहली बात है हमें स्टार्ट करना है, ये जो पैटर्न है आपको बताया जाता है एकीकरण 1946 में 48 में स्टार्ट हुआ, लेकिन हमें पूरी प्रक्रिया 1946 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि पेपर में आप देखोगे तो उसके बीच वाला पैटर्न ही आजकल आ रहा है कि कौन कौन से संघ बनाए गए थे, राजपूताना संघ। अभी टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा राजा था जिसने राजस्थान संघ बनाया था, तो वो तो 1948 की बात ही नहीं थी, वो बात थी 1946 की थी। तो हमें तो जहां से एक ईंट भी स्टार्ट हुई है एकीकरण की, उस ईंट से स्टार्ट करना है, और हम इसे पढ़ेंगे 7वें संविधान संशोधन 1956 तक। जब तक कि हर एक बात एकीकरण की कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक पढ़ना है। तो 1946 से लेकर हम कब तक जाएंगे, 1956 तक। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? बस ये एकीकरण है, और बहुत कुछ हार्ड नहीं है, सारी चीज आपको क्लास में याद हो जाएंगी अपने पास। यानी इस टाइप का अपना पैटर्न है, सीक्वेंस इस टाइप का कि सीक्वेंस से आपको सारी चीजें यही याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब मुझे बताइए, मुझे क्वेश्चन बताओ एकीकरण क्या है, क्या परिभाषा बताओगे एकीकरण की? आप भूल गए? बोलो। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया, एकीकरण क्या है बताओ? तो बताओ हम इसमें क्या बनाना तैयार कर रहे हैं? तो इसकी एक मोटिव हो गया ना पूरे टॉपिक का, तो इस टॉपिक का मोटिव हो गया राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। अब 2-3 लाइन में आपको लिखाऊंगा, वो लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको सुनना है। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया। अब आपसे कभी भी मैं कहूं कि एकीकरण क्यों कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में फिक्स है हम क्या बना रहे हैं, राजस्थान। तो पहले राजस्थान की बजाय हमारे पास क्या था, राजपूताना था, तो हमें क्या बनाना है, राजस्थान। अब देखते हैं आगे, तो हमें कैबिनेट मिशन से स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहली बात है, भारत में 2 चीजें चल रही थी, एक तो संविधान का गतिरोध चल रहा था, एक तो संविधान की समस्या चल रही थी कि संविधान बनाना है अंग्रेजों के खिलाफ, और एक जो मैटर चल रहा था वो चल रहा था पाकिस्तान का, कि जिन्ना पीछे पड़ा हुआ था, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और एक रियासती राजाओं का मसला चल रहा था, और इन सभी मसलों को सॉल्व करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक एक्ट, एक नियम, अधिनियम, एक सभा भेजी थी, संस्था भेजी थी, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया है? इसको ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन है। अब ना तो हमें इससे कोई लेना देना, ना इससे कोई लेना देना, हमें अपना वाला पॉइंट निकालना है। तो कैबिनेट मिशन ने पूरी तरह से छानबीन की, रिपोर्ट दी, और छानबीन करके पूरे भारत पर शोध किया, रिसर्च किया, और शोध करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कैबिनेट मिशन ने? उन्होंने आदेश दिया कि छोटी छोटी जितनी रियासतें हैं, छोटी हो या बड़ी हो, तो छोटी बड़ी रियासतें आपस में मिलकर एक संघ बना लें, या फिर छोटी रियासतें अपनी बड़ी रियासत में मिल जाएं, क्योंकि भविष्य ये कह रहा है कि छोटी छोटी रियासतों का सरकार अस्तित्व खत्म कर देगी। छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक बड़ा संघ बना लें, या फिर बड़ी रियासत में मिल जाएं, विलय कर लें, क्योंकि छोटी रियासतों का भविष्य में अस्तित्व खतरे में है। छोटी जो शाहपुरा हो गई, किशनगढ़ हो गई, इनका अस्तित्व खतरे में, तो इसीलिए आप प्लान कर लें। जब ये कहा गया छोटी छोटी रियासतों के संघ बनाने की, तो छोटी बड़ी जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें भगदड़ मच गई कि स्वतंत्रता और अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करें। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं बड़ी रियासतों के राजा, जिनमें मेवाड़ का राजा था भूपाल सिंह। उसने राजाओं को इनविटेशन दिया, छोटी रियासतों के राजाओं को, कि मैं भूपाल सिंह, मेवाड़ का राजा, ये वादा करता हूं कि जितनी छोटी रियासतों को खतरा है अपने अस्तित्व पे, मैं भूपाल सिंह मेवाड़ का दरवाजा खोलकर बैठा हूं, आप इस गेट से अंदर आए, और इस अंदर आने के बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी आजादी, आपके अस्तित्व, आपकी रियासत और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए लोगों में भगदड़ मच गई और लोग किधर चल दिए, मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ के उस राजा ने एक संघ बनाया था जिसका नाम है राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहले केवल इतना पूछा जाता था किसने बनाया, कब बनाया, तो भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को। आजकल पूछा जाता है विरोध किसने किया। पहले पूछा जाता था एग्जामों में कब, आजकल पूछा जाता है क्यों।
पहले क्या पूछा जाता था? केवल कब। अब क्या पूछा जाता है? क्यों। और क्यों फिर कैसे। तो क्यों और कैसे सोल्व करने, कब सोल्व करने का जमाना गया। तो अब हमें पहले, सबसे पहले कौन सा वाला पॉइंट सोल्व करना है? तो कैबिनेट मिशन कब आया है? इसने घोषणा की है छोटी छोटी रियासतें मिलकर क्या बना लें? संघ। या फिर छोटी रियासतें क्या में मिल जाएं? बड़े में। उसका रीजन, छोटी छोटी रियासतों का भविष्य खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है। तो इस लाइन को मेरे साथ एक बार कवर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की फील्डिंग अच्छी बनाएंगे। देखो मेरे साथ लिखेंगे, पहले इसके पॉइंट को सोल्व करेंगे कैबिनेट मिशन। ये आजादी से पहले की बात है। अच्छा, आजादी के समय रियासती राजाओं को कितने ऑप्शन देती है सरकार? या तो कहां मिल जाइए? भारत में। या कहां मिल जाइए? या कैसे रहिए? राजा कैसे रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। बहुत बढ़िया। देखो एक बात, कोई भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है इस चीज का, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब मेरे पास है। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। आपको मेंबर से कोई लेना देना नहीं, वो संवैधानिक पार्ट है। पैथिक लॉरेंस है, क्रिप्स है, और ये कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर है। 3 सदस्य थे जिनमें पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें एकीकरण का मुद्दा निकालना है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दी या घोषणा की। और ये बात आपको ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट या घोषणा दी है तो ये क्या रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट का बहुत शानदार पॉइंट अपने को पढ़ना है। इसने घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें मिलकर संघ बना लें। छोटी छोटी रियासतें मिलकर संघ बना लें, या स्वयं को, या स्वयं को बड़ी रियासत में विलय कर लें। रियासत में विलय कर लें, क्योंकि इन्होंने इशारा कर दिया छोटी रियासती राजाओं को कि आपका अस्तित्व खतरे में है। तो पहले आगाह कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक्शन लेने के टाइम समस्या ना हो, और बड़ी रियासत में, स्वयं को बड़ी रियासत में विलय कर लें। तो छोटी रियासतों के जो राजा थे, वो राजा समझ गए, इशारा समझ गए। एक बात और ध्यान रखना, सरकार राजस्थान बनाना ही नहीं चाहती थी। तो सरकार की योजना क्या थी? सरकार की योजना थी कि राजस्थान बनाना ही नहीं है, तो राजस्थान के लोगों ने आंदोलन किया है, तब राजस्थान बना। क्योंकि सरकार की योजना थी कि ज्यादातर रियासतों को हम मध्य भारत में मिलाएंगे, राजस्थान की को, जिससे कि एमपी बना हुआ है मध्य भारत में मिलेंगे। और छोटी 2 रियासतें, एक तो किशनगढ़ और एक है सापरा। और किशनगढ़ और सापरा को हम अजमेर में मिला देंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे करके पूरा का पूरा इनका कन्वर्जन हो जाएगा, विलय हो जाएगा। राजस्थान नाम का नया राज्य क्यों डेवलप करना? तो ये मेंटली सोच थी सरकार की, कि ज्यादातर रियासतों को तो मध्य भारत में मिलाकर मध्य प्रदेश बना देंगे, और इन 2 रियासतों को अजमेर में विलय करके पूरा का पूरा राजपूताने का मैटर ही क्लोज हो जाएगा, कोई राज्य बनना ही नहीं है। तो हमने आंदोलन किया इस चीज के लिए, और हमने अपने राज्य की मांग की, तब जाके राजस्थान कंप्लीट हुआ है, तब जाके एकीकरण स्टार्ट हुआ है। अब बात आती है कि मैंने आपसे कह दिया कि कैबिनेट मिशन ने घोषणा की, और इस घोषणा के कारण राजा अलर्ट हो गए। और राजाओं ने अलर्ट होकर क्या किया? इस दौरान कुछ संघ बनाए हैं। तो रियासती राजाओं द्वारा इस दौरान संघ बनाए गए। इस दौरान राजाओं में भगदड़ मच गई, और इस दौरान रियासती राजाओं द्वारा संघ बनाए गए। इस दौरान रियासती राजाओं द्वारा संघ बनाए गए। रियासती राजाओं द्वारा संघ बनाए गए। ये संघ, इनमें से एक संघ लेटेस्ट पूछा गया है, संघ बनाए गए। और ये संघ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात, इनमें से एक पूछ लिया गया, एक टेलीकॉम एसआई में, बाकी के 2 पूछे गए इस बार सेकंड ग्रेड में। अब इस टारगेट को अपने को लेना है, तो अब भगदड़ मचेगी तो संघ बने। जैसे सबसे पहले एक संघ बना है बागड़ संघ। पहला संघ कौन सा बना है? आपको पता है बागड़ संघ कहां, किस बागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी। ये बागड़ संघ पहला संघ बना है। अब आप कहोगे कि बताइए बागड़ संघ कौन बनाना चाहता था? बागड़ संघ डूंगरपुर का राजा था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का राजा कौन सा था?
लक्ष्मण सिंह ने प्लानिंग बनाई कि मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, कितनी जगह विलय करनी है? 4। इनको मिलाकर हमें क्या बनाना है? बागड़ संघ, जिससे कि जो ये घोषणा है इस घोषणा का खतरा टल जाए। अब पूछा गया कि बताइए बागड़ संघ कहां के राजा की प्लानिंग थी? तो डूंगरपुर के राजा के। तो डूंगरपुर के राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह। मैं आपको सारे राजा याद करवाऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करना है, सारे राजा आपको याद हो जाएंगे। तो बागड़ संघ की स्थापना, यह योजना किसकी थी? तो यह योजना थी डूंगरपुर के राजा की, और डूंगरपुर के राजा का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। यह योजना थी डूंगरपुर शासक लक्ष्मण सिंह की। डूंगरपुर शासक हैं लक्ष्मण सिंह के, तो ये बनाना चाहते थे। इनकी योजना में विलय किस किस चीज का किया गया है, ये भी आपको पढ़ना है कि किस किस चीज का विलय किया गया है। तो ये भी मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डूंगरपुर, एक है भाई बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ का है। देखो पहले तो ये लाइन इंपोर्टेंट थी लक्ष्मण सिंह, अब ये लाइन इंपोर्टेंट है कि बागड़ संघ लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे। पहले कितना आता था बागड़ संघ कौन बनाना चाहता था? तो आसान हो गया। आजकल आपसे क्वेश्चन आता है बागड़ संघ डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे, तो क्या योजना थी? तो तुम्हें जितना आता है उतना तो क्वेश्चन में ही आ गया, फिर आंसर कहां से लाओगे? तो इसलिए आपको नीचे की लाइन इंपोर्टेंट है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर ये बात आपको ध्यान रखनी, इन सबको मिलाएंगे और मिलाकर करेंगे तैयार बागड़ संघ। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है और क्या था? तो एक संघ का नाम है हाड़ौती संघ। एक संघ का नाम है हाड़ौती संघ। एक जो संघ है इस संघ का नाम है हाड़ौती संघ। अब आप कहोगे साहब हाड़ौती संघ का क्या मामला है? तो मामला बड़ा गंभीर है। कोटा का राजा, कोटा के राजा का नाम था भीम सिंह। यह योजना थी कोटा राजा की। यह योजना थी कोटा शासक, और कोटा के राजा का नाम था भीम सिंह सेकंड। कोटा शासक भीम सिंह सेकंड की योजना थी ये बनाना चाहते थे। लेकिन इसमें क्या प्लान था? किस किस का विलय करने का प्लान था? इसमें एक तो हमारे पता है, क्लियर है भाई, कोटा, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कहां बैठी है मक्खी? मेरे ऊपर बैठी है, बोर्ड पे बैठी है मक्खी, दिख रही है आपको? अब तो चली गई है ना, चलिए चेक करने आई थी। देखो कोटा बूंदी को मिलाकर, फिर आ गई क्या? अब की बार बताना आए तो क्या है? हाँ चलिए कितने संघ बने बताओ? पहला संघ कौन सा है? दूसरा बागड़ संघ कहां का राजा बनाना चाहता था? और हाड़ौती संघ कोटा का राजा। तीसरा संघ है राजपूताना संघ। तीसरा जो संघ है उस संघ का नाम है राजपूताना संघ। और जो राजपूताना संघ है इसको कौन बनाना चाहता था? इसको जयपुर का राजा था मानसिंह सेकंड। ये योजना किसकी थी? तो ये योजना थी राजपूताना संघ बनाने की, जयपुर शासक मानसिंह सेकंड की। तो मानसिंह का तो पुनर्जन्म हो गया, सुना है आपने? तो ऐसी सोशल मीडिया पे ना पढ़ाई चल रही है ना ज्ञान की बात चल रही है, ऐसी उल्टी बातें चल रही हैं। कोई नेगेटिव या उल्टी चीज बना दे फिर देखो कितना वायरल होता है वो। तो ऐसी चीजें वायरल होती हैं आजकल सोशल, है ना?
जयपुर शासक मानसिंह सेकंड की। वो खजाना और बता रहा है, खजाना दबा हुआ है, तो आप ध्यान रखना वो पहुंचे उससे पहले तुम पहुंच जाओ तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कलेश ही कट जाएगा, एक ट्रक भर के मिल जाए, क्यों पढ़ना है फिर, है ना। तो ये मानसिंह सेकंड का, इसने सभी रियासतों को इनवाइट किया, इसलिए इसकी पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है। इसके बाद चौथा जो संघ है, ये पेपर में अभी लेटेस्ट पूछा गया है, इसको कहते हैं राजस्थान यूनियन। क्या हुआ, सबको इनवाइट किया है इसने, सबको इनवाइट किया, इसलिए पर्टिकुलर एक जगह को नहीं बताया। तो चौथा जो संघ है वो राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन। और ये याद रखना आप, यही लेटेस्ट पूछा गया है टेलीकॉम एसआई में कि कहां का राजा बनाना चाहता था इसको। इस इसकी पूरी व्याख्या हम तीसरे चरण में पढ़ते हैं, तो यहां केवल अपने को पॉइंट याद करना, तीसरे चरण में जब इसको मिलाएंगे उसकी पूरी की पूरी चीज बताऊंगा, उसके बाद वो माइंड में फिट होगी। तो ये राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था मेवाड़ शासक भूपाल सिंह, ये योजना थी मेवाड़ शासक भूपाल सिंह की। मेवाड़ शासक भूपाल सिंह की योजना थी। राजस्थान के एकमात्र राजा थे जो विकलांग थे, भूपाल सिंह, और इनकी योजना थी उदयपुर, गुजरात और मालवा को मिलाने की, कि हम उदयपुर, मालवा और गुजरात, मालवा मतलब एमपी, उदयपुर, मालवा, गुजरात को मिलाकर ये वाली बात अपने को एक बार के लिए याद करनी। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट ये पूछा गया है, ये लेटेस्ट है। अब आपको ध्यान रखना है, ये कैबिनेट मिशन कब आया है भाई, कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा भेजा गया। इसने घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक संघ बना लें या बड़ी रियासत में खुद का विलय कर लें, जिससे कि आपका अस्तित्व संकट में ना हो। रियासतों में भगदड़ मच गई और राजस्थान में कुल कितने संघ बन गए, 4। पहले संघ का नाम क्या है, बागड़ संघ। ये कहां का राजा बनाना चाहता था, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। और कितनी जगहों को मिलाकर, 4। कौन कौन सी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़। दूसरा संघ कौन सा है, कहां का राजा, कोटा का भीम सिंह सेकंड। कितनी जगह को मिलाकर, 3। कौन कौन सी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तीसरा संघ क्या है, कौन बनाना चाहता था, चौथा संघ कौन सा है, कहां का राजा बनाना चाहता था, मेवाड़ का भूपाल सिंह। कितनी जगहों को मिलाकर, 3। कौन कौन सी, उदयपुर, मालवा, मेवाड़ मतलब उदयपुर ही है, एक ही बात है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, उन वन लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हमें स्टार्ट करना। अच्छा मुझे बताइए, आजादी कब मिली है भारत को, 15 अगस्त 1947 को। लड़कियां बताएंगी राजस्थान को आजादी कब मिली, ओनली गर्ल्स, राजस्थान को आजादी कब मिली, ठीक है 30 मार्च को। चलिए, जयपुर को आजादी कब मिली, अभी तो गुलाम है जयपुर, अब ना मिला है, अब कतई ना मिला है। चलिए, पुरुष बताएंगे सारे के सारे पुरुष, राजस्थान को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। कोई राजस्थान को कोई दोबारा से थोड़ी झंडा फहरेगा, पूरे भारत को आजादी मिल गई। राजस्थान के लिए अलग से आएंगे क्या अंग्रेज, कि हम तो अलग से जाएंगे आपके यहाँ से, अलग से ट्रक में सामान लोड करके ले जाएंगे। तो राजस्थान और भारत को एक ही दिन है, पूरा भारत ही आजाद हो गया, तो राजस्थान के लिए अलग से आजादी क्या मिली। जयपुर भी तभी आजाद हुआ है। आजादी का मतलब ये, अंग्रेज हमें छोड़कर गए तो पूरे भारत को ही छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947। चलो मैंने आपको बताया था कि आजादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, 565। कितनी रियासतें थी, स्वतंत्रता के समय उन्हें कितने ऑप्शन दिए गए थे, कहां मिल जाओ, कहां मिल जाओ, कैसे रहो, राजा कैसे रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहेंगे तो भारत बनेगा क्या, बनाने की जिम्मेदारी किसने ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सी लाइन में बैठे थे, पीछे वाली में, ये पेपर में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन में बैठे थे, मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। ये बन गया क्या बताओ, चले ना आगे। अब दूसरा पॉइंट लिखा नहीं क्या अभी, अच्छा इसलिए एक बार फोटो खींच लो ना। अच्छा किया आपने,
ये दुनियादारी से विरक्त होने के उदाहरण हैं। आप जल्दी दुनियादारी से विरक्त हो जाओगे। देखिए, ऐसे लोग अभी पृथ्वी ग्रह के बाद मंगल ग्रह पे जीवन संभव बताया जा रहा है। और ऐसे लोग जो आज भी इस दुनिया में ऐसे रह रहे हैं, उनका शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे जीवन क्यों है? देखो, पृथ्वी पर जीवन क्यों है? पृथ्वी पर मिलती है नाइट्रोजन, मिलती है ऑक्सीजन, मिलती है आर्गन, मिलती है और CO2 मिलती है, तभी जाके तो भारत में पृथ्वी पर जीवन संभव है। मंगल ग्रह पे नाइट्रोजन है, ये नहीं है बस, बाकी आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जल्दी ही इसको ट्रकों में बाहर कर शिफ्ट कर रहे हैं मंगल ग्रह पे। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो तैयार है ना, फॉर्म भर देना आप, क्योंकि ऐसे लोगों को वहां शिफ्ट कर रहे हैं, दुनियादारी से विरक्त हो चुके हैं। देखो, चलिए अब आगे बढ़ते। अगर हो तो फोटो खींच लो एक बार। चलिए, नहीं तो कोई नहीं, उसमें देख लेना आप, बस आगे मैं बता दूं कहां से लिखना है, पेज खाली छोड़ देना। हाँ, राजपूताना संघ में इसलिए रियासत नहीं थी, उन्होंने ऑल ओवर राजस्थान को, सारी रियासतों को इनवाइट किया था। उनका मॉडल क्या था? क्योंकि जयपुर जो रियासत है वो बड़ी रियासतों में काउंट होती थी, तो बड़ी रियासत के राजाओं को क्या लालच था कि हम और बड़ा कर लें, तो सबको कन्विंस करते हैं। छोटी रियासतें संघ बना रही थी, तो डूंगरपुर छोटी थी, कोटा छोटी थी, तो वो तो संघ बना रहे थे, छोटी छोटी को मिलाकर। वो पहले से बड़े थे जयपुर और वो। सबसे पहली बात, अब आप एक बात ध्यान रखोगे, जब इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड माउंटबेटन। सुना है क्या? ये काम आएगा। एक राजा है लॉर्ड माउंट, राजा नहीं है, अंग्रेज है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन था? ये आजादी के समय, एकीकरण के समय भारत का वायसराय था, मतलब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, मोस्टली स्वतंत्रता के समय। क्या हुआ? गवर्नर था, फिर इसने आधिपत्य राजगोपालाचारी को सौंपा था और फिर ये वापस चले गए थे, रिटर्न चले गए थे। जैसे जैसे किताब है, अंग्रेजों ने किताब प्रकाशित की थी, ट्रांसफर ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर नाम की किताब कहती है कि हमने शक्ति का स्थानांतरण किया। तो ये अंतिम अंग्रेज माने गए लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद वो किताब कहती है राजगोपालाचारी को चार्ज दे दिया गया था, पूरी तरह से नेहरू की सरकार को चार्ज दे दिया गया था। तो इनके द्वारा लिखित भी दिया गया किताब में ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ब्रिटिश सरकार खुद प्रकाशित करती है, खुद ने उसको लोगों तक पहुंचाया प्रकाशित करके। लॉर्ड माउंटबेटन का इसलिए भी मकसद है कि अंग्रेज, भारत के जो राजा थे वो केवल अंग्रेजी सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, और लॉर्ड माउंटबेटन यदि बिना बताए अचानक चला जाता तो राजाओं को कंट्रोल कभी नहीं किया जा सकता था। मान लो उन्होंने ग्रुप बना लिया होता 565 रियासत के राजाओं ने, तो पटेल जी क्या कर लेते? कुछ नहीं कर, उनके पास पावर थी, सेना थी, पैसा था, क्या नहीं था उनके पास, और वो उनके पास लड़ाका रहा करते थे। तो अंग्रेजों ने जियो का प्लान यूज किया था। जियो वाले ने क्या प्लान यूज किया? पहले फ्री दिया आपको ढंग से, दिन में चलाओ, रात में चलाओ, दोपहर में चलाओ, सर्दी में चलाओ, गर्मी में चलाओ, इतना फ्री दिया कि आप उसके आदी हो गए, आप उसके आदी हो गए। और जब उसे लगा कि आदी हो गए, अब इनसे पैसा लो, अब आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। वो फ्री देके पहले आपको मोटिवेट किया गया कि ये अच्छी चीज है। अंग्रेजों ने यही कहा कि राजाओं को पहले किराए पर सेना दी अंग्रेजों ने, और किराए पर सेना देकर उनको एक प्रपोजल दिया कि नाम मात्र का रेंट लेंगे, जिससे हमारा खर्चा चल जाए, आप अपनी सेना रखना बंद कर दो। जहां आप अपनी सेना को 1 लाख रुपए सैलरी देते मंथली राजा, वहां आपको देना ही नहीं, क्योंकि युद्ध तो डेली हो ही नहीं रहे, तो युद्ध में सेना की जरूरत तो युद्ध में ही पड़ती है। तो आपको जब साल में 2 बार युद्ध होगा और 2 बार में आपका 20,000 में ही काम चल रहा है, 10-10 हजार की सेना आपको रेंट देकर काम चल रहा है, तो आप 1 लाख क्यों खर्च कर रहे हैं मंथली? तो आप सेना को भंग कर दे, हम अंग्रेज आपको रेंट पे सेना देंगे। और एक और वादा है अंग्रेजों का, राजाओं को युद्ध में नहीं जाना, आप अपनी मैडम और अपने बच्चों के पास बैठकर, छत पर बैठकर युद्ध देखो, आपके लिए मरेंगे भी हम और लड़ेंगे भी हम। तो अंग्रेजों ने ऐसा प्रपोजल दिया, लालच आ गया। इन राजाओं की पावर थी, अंग्रेजों को पता था कि पावर को वीक पॉइंट बना दो। राजाओं की एक ही पावर है और वो उनकी सेना, उनका युद्ध कौशल, जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि है, उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दो। और राजाओं ने क्या किया, इस लालच में आकर अपनी सेना संगठित करना ही बंद कर दिया, सेना ही बंद कर दी। जब भी कोई युद्ध होता अंग्रेजों को फोन करते, साहब सेना ले आओ, सैनिक आ जाते, अंग्रेज आ जाते। अंग्रेजों ने इस पूरे पैटर्न को 1-2 साल फॉलो किया, लेकिन उन्हें लग गया कि अब जनता का, सैनिकों का, राजाओं का तालमेल बिगड़ गया है। फिर भाव खाने लग गए अंग्रेज, जहां 10,000 मांगते थे वहां 20,000 मांगने लगे, मन होता तो आते, नहीं आते। अब राजाओं के पास कोई
और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब तो युद्ध होगा, अब राजाओं के पास युद्ध होगा तो खुद की सेना तो है नहीं कि उतर जाए सीधे, मजबूरी थी किसको फोन करना पड़ेगा, अंग्रेजों को। अंग्रेज भाव खाते, इतने लेंगे तो लेंगे, तो राजाओं को मजबूरी थी, देने पड़ते थे युद्धों में। तो ये पहले अंग्रेजों का पैटर्न था जो बाद में जियो द्वारा यूज किया गया। तो पहले फ्री दो, इतना फ्री दो कि आदत डालो और फिर जाके मजबूरी बन जाओ। तो राजाओं की मजबूरी बन गए थे अंग्रेज, क्या करें, मराठा, इधर से मराठा कूट रहे थे, इधर से पिंडारी कूट रहे थे, इधर से अरब आ रहे थे, इधर से अंग्रेज भी लूट रहे थे, तो कहां जाए। तो उन्होंने ऑप्शन देखा, अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब बात आती है, तो ये वायसराय था उस समय, और लॉर्ड माउंटबेटन को बताते हैं स्वतंत्रता के समय वायसराय, इसने बड़ा मसला सोल्व करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय वायसराय होता है भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। तो ये स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। एक तो पहली लाइन ये थी, ये स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। एक बात और, आज तक दो ही एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारत में पहला जिसने रियासतों के मिलाकर संघ बनाने की बात कही थी। भारत का पहला व्यक्ति जो ये कहता है कि रियासतें मिलकर आपस में संघ बना लें, एक ही व्यक्ति ने सबसे पहले कही थी, और उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। और इस व्यक्ति को इसलिए पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पहली बार भारत में रियासतों के मिलाकर संघ बनाने की बात कही। तो इन्होंने सर्वप्रथम रियासतों के मिलाकर संघ बनाने की बात कही। रियासतों के मिलकर संघ बनाने की बात कही। संघ बनाने की बात कही। एक बात यह भी ध्यान रखना, और आज से पहले कभी ये पॉइंट किसी ने बोला ही नहीं था राजाओं के डर से, और ये बात है 1939 की, 1939 में ये बात बोली गई है। अच्छा चलो एक बात बताओ, भारत को आजादी मिली है तो कौन सा अधिनियम बताया था मैंने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, जिसके तहत रियासत के राजाओं को कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 3। या तो कहां मिल जाइए, भारत, कहां मिल जाइए और या कैसे रहिए। राजाओं का मोटिव क्या था, यदि स्वतंत्र रहेंगे तो भारत निर्माण अधूरा रहेगा, ये जल्दी से ही समझ गए थे, जिसके कारण पटेल जी ने एक्शन लिया है। तो एक बात यहां से यह भी आती है कि भारत को आजादी कैसे मिली। भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत को स्वतंत्रता मिली है तो एक अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था, ये भी 1940 में, इसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और 1947 की धारा कौन सी बताई मैंने, 8। हमेशा याद रखना भारत को किस एक्ट, किस धारा के तहत आजाद किया गया है, धारा 8 के तहत। यह धारा आपको याद रखनी, किस धारा के तहत भारत को आजादी मिली है। यह अधिनियम कब भारत आया, तो ब्रिटेन से प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह अधिनियम भारत भेजा था 18 जुलाई को। यह अधिनियम भारत आया 18 जुलाई 1947 को। कौन लायो ना, अधिनियम है, क्लीमेंट एटली ने इसको एक्ट पारित किया था, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में सुनाया था लोगों को, भारतीय जनता को। कौन लाया हो, कोई सामान है ये अधिनियम, कौन लाया हो। देखो ये अधिनियम भारत आया 18 जुलाई 1947 को। कौन लाया हो, देखो 18 जुलाई 1947। कब आया बताओ ये, 18 जुलाई 1947। इसमें प्रावधान किया कि भारत को कब आजाद कर दिया जाएगा, 15 अगस्त 1900, क्या घोषणा की गई है,
भारत आजाद कब कर दिया जाएगा? 15 अगस्त 1947, ये इसमें घोषणा की गई है। कौन लाए हो देखो, मतलब इतना बड़ा कॉमन सेंस कैसे लगा लेते हो, कौन लाए हो? बिल्कुल 15 अगस्त लिखेंगे इसको एक बार। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। भारत को स्वतंत्रता दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। डेट घोषणा कर दी। और अच्छा बताओ, इसके तहत रियासत कितनी थी भारत में स्वतंत्रता के समय? 565, जिनमें 3 स्वतंत्र थी, जिनमें जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद, 3 रियासतें स्वतंत्र थी। तो हमारा काम 562 रियासतों पे था, जिनके राजाओं को हमें कन्विंस करना था मिलाने के लिए। जिनमें तीनों जो स्वतंत्र रियासतों के राजा थे, जिनमें मैं आपसे कहूं 565 में 3 रियासतें स्वतंत्र थी, जम्मू कश्मीर, एक थी हैदराबाद और एक थी जूनागढ़, ये 3 थी। इन तीनों की समस्या क्या थी? ये स्वतंत्र रहना चाहती तो इनके पास अधिकार भी था। जम्मू कश्मीर का राजा, जम्मू कश्मीर की समस्या थी, जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था, जनता मुस्लिम थी। और इधर से जिन्ना चाहता था जब पाकिस्तान में हड़प लो, और उन्होंने हरी सिंह को कहा कि पाकिस्तान में विलय कर लो, तो हरी सिंह ने मना कर दिया। उन्होंने बमबारी की, मुठभेड़ की, जबरदस्ती हड़पने की। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिक्वेस्ट भेजी, सेवा में श्रीमान पटेल जी मदद करें, इधर से बमबारी हो रही है, खूब सारी तोपें दागी जा रही हैं, बहुत सारा विस्फोट हो रहा है, मैं पूरी कोशिश के बाद भी जम्मू कश्मीर को सुरक्षित नहीं कर पा रहा हूं, मैं मदद चाहता हूं भारत की सेना से और भारत की सरकार से। पटेल जी ने तुरंत उसको एक एग्रीमेंट भेज दिया कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, नीचे साइन कर दो, नीचे लिखा हुआ कैंडिडेट साइन, वहां साइन कर दो, आप पढ़ लो एक बार। तो हरी सिंह ने पढ़ा कि मैं जम्मू कश्मीर का राजा पूरे होश व आवास में अपनी पूरी मर्जी से जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा घोषित करता हूं और यहां साइन कर दो, मैं आ रहा हूं। हरी सिंह ने कहा साहब आप तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, मुझे जरूरत है और आप विलय करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा फ्री में कौन मदद करता, मुझे आपसे क्या फायदा है, कोई फायदा हो जब भी तो करूं, मैं मदद नहीं करूंगा। पेंडिंग में डाल दिया, ज्यादा तोपे दागी गई, ज्यादा गोले दागे गए, तो इसने तुरंत इस एग्रीमेंट पे साइन करके उनको खबर भिजवा दी कि मैंने साइन कर दी, जल्दी मदद करने आए। तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों उतार दी, कराची तक खदेड़ दिया और जम्मू कश्मीर हमारे अंडर में आ गया। इसकी स्थिति को देखकर यह डर गया कि इसने भी साइन कर दिए। हैदराबाद के राजा से कहा गया कि आप मिल जाओ, हैदराबाद का राजा निजाम, मेरे पास मेरी शक्ति, मेरी सेना है और मुझे कोई विलय नहीं कर सकता। पटेल जी ने कहा देखो आपको मिलना तो होगा, आप भारत के हिस्से हो। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा कि हम आपसे बल का प्रयोग करेंगे। तो हैदराबाद के निजाम ने पूरी भारत की सेना को चेतावनी दे दी, युद्ध का ऐलान कर दिया, अगर आप में बिल्कुल हिम्मत है तो आप मिलाकर दिखाएं बल का, आप मुझे कमजोर ना समझें कि हैदराबाद इतनी कमजोर नहीं कि कोई भी उसे उठाकर ले जाएगा, आप ट्राई कर लें, मेरा पूरी भारत की सरकार को युद्ध का ऐलान है। माथा सटक गया पटेल जी का, और पटेल जी ने 13 सितंबर को थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों उतार दी और यह कहा कि जितनी सेना, जितनी तोप, गोले, बंदूक, बारूद चाहिए ले जाओ, लेकिन आज के बाद हैदराबाद नाम मसले के रूप में सुनना नहीं चाहता। जब तक बंदूक, जब तक गोले बरसाना, जब तक हैदराबाद का राजा बाहर निकलकर घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़ने ना लग जाए, तब तक इतने बम फेंको हैदराबाद में कि पूरी की पूरी हैदराबाद का निजाम अपने महल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक 3 दिन इतनी बमबारी की गई कि 17 सितंबर को तो हैदराबाद का राजा निजाम गेट खोलकर घुटनों के बल बैठकर सिर झुका के बैठ जाता, बस करो, आत्मा हिला दी, इतने बम फोड़े हैं आज। तो इसलिए इसने विलय कर लिया। तो ये हैदराबाद जो है राज्य भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे पुलिस कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, पूरे भारत की एकमात्र रियासत थी जिसके लिए हमने बल का प्रयोग किया, बाकी सब तो मिल ही गई थी। अब बात आती है कि हमें 565 में से 3 रियासतें स्वतंत्र थीं, तो हम 562 रियासतों पे वर्क करेंगे और 562 रियासतों को हमने 3 ऑप्शन दिए, भारत, पाकिस्तान और स्वतंत्र। लेकिन अंग्रेजों के चंगुल में होने के कारण इन लोगों ने स्वतंत्रता को डिसाइड किया है। लेकिन इसका फिल्टर कैसे करेंगे, मैं फिल्टर बताऊंगा कैसे फिल्टर करते, तो इसको लिखेंगे एक बार। एक और घोषणा क्या की है, पटेल जी ने कहा हमारी खाता है, हमें ही आंख दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है, हैदराबाद का निजाम क्यों डरा, एक बम उसके बेडरूम में जाकर छत पर फूट गया था
और वो कहता अब की बार तो छतरे बचा लिया, अगली बार तो आर पार आएगा, बेड सही तोड़ जाऊंगा। तो क्यों रिस्क लेना है? हाँ, इतना रिस्क क्यों लेना? देखिए, तो उन्हें टेंशन अपनी नहीं थी, बेड की टेंशन थी, मामला बिगड़ जाता। देखो, तो लोग बड़े डीपली सोच जाते हैं। देखो, घोषणा क्या की है, रियासती राजाओं को, रियासती राजाओं को, बात मत करो, 3 विकल्प दिए कि रियासती जो राजा थे उन्हें 3 विकल्प दिए गए हैं। और इनमें पहला जो विकल्प है वो है यदि आप भारत में मिलो, भारत में विलय। दूसरा आता है पाकिस्तान में विलय। आपके पास भाई चॉइस है, आपके पास 3 चॉइस हैं। और तीसरी चॉइस है स्वतंत्र हो। और राजाओं का सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी जो चॉइस, वो थी तीसरी, स्वतंत्र रहना। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहूं कि आप किसी रियासत के राजा हैं, और रियासत के राजा होने के बाद आपके पास 3 चॉइस हैं, 3 ऑप्शन है। कोई भी राजा होता, आप होते, मैं होता, कोई भी होता, तो हमारा पहला डिसाइड ये होता, तीसरी चॉइस ही हमारी पहली पसंद होती। उसका रीजन, राजा को पावर चाहिए। जो सालों से वो इस पावर में रह रहे हैं, उस पावर को त्याग कर कैसे रहे? बिना शक्ति के राजा कैसे राजा रहेगा? इसलिए सबको शक्ति चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कहा कि ज्यादातर राजा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वे रियासती राजा जो अपनी मर्जी से ही भारत में मिलना चाहते हैं, उन पे तो हमें कोई वर्क करना नहीं है, उन पे तो हमें कोई एक्शन लेना ही नहीं है। हमें वो फिल्टर करके राजा चाहिए जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन राजाओं को हमें फिल्टर करना है। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान लाओ जिससे 562 रियासतें फिल्टर होकर आ जाएं, और हमें यह पता चल जाए कि कितने रियासत के राजा हैं जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एग्रीमेंट तैयार किया। या सीटी ग्रेजुएशन में पेपर में क्वेश्चन आया था कि यदि रियासती राजाओं को भारत में मिलना होता था तो भारत के राजाओं को क्या करना पड़ता था, कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी होती थी जिसके तहत भारत में उनका विलय मान लिया जाता था। तो वो एग्रीमेंट की प्रोसेस थी, उन्हें साइन करना होता था। तो एग्रीमेंट के नाम पूछे जाते हैं, कौन से एग्रीमेंट हैं जिसके पर साइन करने के बाद हमें यह फिक्स कर दिया जाता था कि आप भारत का हिस्सा हो जाएंगे। उन एग्रीमेंटों की प्रोसेस मैं आपको याद करवाता हूं। तो आप ये तो लिख गया क्या? मुझे बताएंगे कितने ऑप्शन दिए गए राजाओं को? 3। या तो कहां मिल जाइए, कहां मिल जाइए, कैसे या कैसे रहिए, राजाओं की पहली चॉइस क्या है? लेकिन मुद्दा यह कि हम ये नहीं चाहते कि राजा स्वतंत्र हैं, हम ये चाहते हैं कि भारत हंसता खेलता भारत का गठन हो। इसके लिए हम एक फिल्टर कर लेते। तो एग्रीमेंट तैयार किए गए। उन एग्रीमेंट की प्रोसेस, आपको एग्रीमेंट का नाम पूछा जाता है कि कौन सा वो एग्रीमेंट है जिस पर साइन करते ही आप भारत में विलय मान लिए जाओगे। मान लो आप किसी रियासत के राजा हैं और आपको भारत में मिलना था, तो आप कहाँ साइन करना या कहाँ साइन करने होते थे? यदि आपको स्वतंत्र रहना है तो आपको कहाँ साइन करने होते थे? तो एक एग्रीमेंट बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। और लॉर्ड माउंटबेटन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, लॉर्ड माउंटबेटन ने, अभी लिखना नहीं केवल सुनना है, इसको सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रियासती राजाओं के लिए 2 अधिकार पत्र तैयार किए। रियासती राजाओं के लिए 2 अधिकार पत्र तैयार किए। ये स्वतंत्रता के समय की बात है, क्योंकि फिल्टर करना है था कि पाकिस्तान में कौन बनेगा मिलेगा, भारत में कौन मिलेगा। 2 अधिकार पत्र बनाए और उन अधिकार पत्रों को सभी राजाओं के पास भेज दिया। अब समझो इस बात को, मैंने ये कहा कि 2 अधिकार पत्र हैं तो सभी राजाओं के पास भेज दिया कि इन पर साइन कर दो अपने अपने ध्येय के अकॉर्डिंग। अब वो 2 अधिकार पत्रों के नाम क्या है, यहां से हमारा पूरा एकीकरण का कंसेप्ट तैयार होता है। इनमें पहला जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये ध्यान रखना है। तो पहला एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो बात ये ध्यान रखना है, इस एग्रीमेंट को बनाया गया, फर्स्ट है। दूसरे एग्रीमेंट का नाम क्या है? तो दूसरे एग्रीमेंट का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दूसरे एग्रीमेंट का नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब समझो इस बात को,
है? यही नाम है इनका, होंगे। अभी देखो, कल तक याद हो जाएंगे, कल तक आपको ये रट जाएंगे जुबान पे। देखिए, पहले आप इस कंसेप्ट को लिखना किसी को नहीं, आप सुनो इसको। इसमें क्या है कि इन्हें जितने राजा हैं 562, उन राजाओं को दोनों एग्रीमेंट भेज दिए, अपने सलाह के अकॉर्डिंग आप साइन करें। प्रावधान क्या है? बेरियासती राजा, भारत के वे राजा जो भारत में मिलना चाहते हैं, उनको साइन करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। बेरियासत के राजा जिन्हें यथावत रहना है, यथा स्थिति चाहिए स्वतंत्रता की, तो काय पे साइन कर दें। अगर ये साइन के बाद हम इनको एग्रीमेंट को कलेक्ट करें, तो जिन्होंने इस पे साइन किए उनसे तो हमें कोई समस्या है नहीं, वो खुद ही मिल रहे हैं। लेकिन हमें किन पर काम करना है? इन पर। वो क्यों काम करना है? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन पर हमें वर्क करना है, जो यथावत रहना चाहते हैं। अब मुद्दा क्या बना? वो मुद्दा देखो। मुद्दा ये बना कि ये जब एग्रीमेंट सबको भेजा गया, तो पटेल जी जो थे वो बीकानेर गए हुए थे। पटेल जी उस समय बीकानेर यात्रा पर थे, और बीकानेर के राजा का नाम था शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह से इन्होंने कहा, पटेल जी ने, आप तो राठौड़ों के राजा हैं, राव, बीका और राय सिंह के वंशज हैं। मैं चाहता हूं कि ये आगाज भारत में मिलने का जो आगाज है वो बीकानेर के राजा से शुरू हो। मेरा बड़ा आपसे लगाव है, तो मैं चाहता हूं राठौड़ों के राजा शार्दुल सिंह, आप इस एग्रीमेंट पे साइन करके इसका आगाज करें। बीकानेर के राजा ने कहा, मेरा मूड नहीं है, मैं साइन करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले साइन करने के लिए तैयार नहीं, मुझे सबसे पहले इस कड़ी को आगाज नहीं करना है। पटेल जी ने फिर दूसरे दिन कहा कि मैं चाहता हूं राठौड़ों का राजा इस कड़ी का आगाज करे। शार्दुल सिंह ने फिर कहा कि आप फोर्स मत करो, मैं नहीं करना चाहता, करने का मन तो है लेकिन सबसे पहले नहीं करूंगा। तीसरे दिन फिर फोर्स किया पटेल जी ने, तो माथा खराब हो गया किसका? शार्दुल सिंह का। शार्दुल सिंह ने कहा, पटेल जी देखो, आप गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं। यदि आपको भारत को मिलाना है और भारत में विलय करना है, तो मैं आपको अच्छी राय दे देता हूं पटेल जी। उन्होंने कहा, क्या करना है? अच्छी राय यह है, जितना फोकस आप मुझ पे कर रहे हो ना, उतना फोकस आप सही राय के अकॉर्डिंग मेवाड़ के राजा पर करो। उसका रीजन ये है कि यदि आप मेवाड़ के राजा पर फोकस करेंगे और मेवाड़ के राजा ने साइन कर दिए, तो राजस्थान के 90% राजा मेवाड़ के राजा से उम्मीद लगा रहे हैं। जब मेवाड़ राजस्थान के राजाओं पे कोई संकट आता है, तो लोग मेवाड़ की तरफ ही जाते हैं। तो आधे से ज्यादा राजा ये प्लान बनाए हुए हैं कि हम मेवाड़ के राजा के साथ कंबाइंड होने के लिए। तो मेवाड़ का राजा सुरक्षा का वादा किया हुआ है। यदि मेवाड़ का राजा मिल गया ना, तो मेवाड़ के राजा के मिलने के बाद बाकी की रियासत के राजा तो ऐसे ही विलय हो जाएंगे। तो इसलिए अब कहां फोकस करें? मेवाड़ पर। जब मेवाड़ पे फोकस किया, तो पटेल जी ने क्या जवाब दिया? पटेल जी ने जवाब दिया शार्दुल सिंह को कि शार्दुल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह जी खुद मिलने के लिए इच्छुक हैं, वो खुद तैयार है, रेडी हैं। बस मैं वहां पहुंचने का वेट कर रहा हूं, अगर मैं पहुंचते ही वो साइन करने के लिए खुद से रेडी हैं। उनकी खबर भी आ गई है। ये सुनने के बाद ये बताते हैं, जो पटेल जी थे, उनकी बात सुनकर शार्दुल सिंह टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेवाड़ के गोहिले सिसोदिया, वो मेवाड़ के लोग हैं जो मुगलों के सामने नहीं झुके, वो तुम्हारे सामने कैसे इतनी जल्दी घुटने टेक सकते हैं? मैं विश्वास नहीं कर सकता इस पर। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूं, आप जानकारी करवा लें, मेवाड़ का राजा भूपाल सिंह तो खुद साइन करने के लिए तैयार है। शार्दुल सिंह को जब टेंशन हुई, तो शार्दुल सिंह ने अपने मंत्री को बुलाया, दाऊद सर नाम का मंत्री था। दाऊद सर, इधर आओ, मेरी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ले जाओ, सीधे जाओ मेवाड़, और भोपाल सिंह से खबर को कंफर्म करके आओ, क्या ये बात कंफर्म है या झूठ बोल रहे हैं पटेल जी? तो मंत्री दाऊद सर दौड़ता हुआ उदयपुर पहुंचा। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह जी सीट पर बैठे उसे गद्दी पर। तो दाऊद सर ड्राइवर से कह जाता, पार्किंग में लगाओ गाड़ी, मैं भी आता हूं। दरबार में आया मंत्री दाऊद सर दरबार में आकर कहता है कि साहब, मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह, मैं मेवाड़ के राणा से मंत्री हूं, मैं बीकानेर का शार्दुल सिंह का, और उनका कुछ मैसेज लेकर आया हूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं। मैं और हमारे बीकानेर के शार्दुल सिंह राठौड़ को जानना चाहते हैं, तो यदि आपकी अनुमति हो तो वो सूचना मैं आपको दूं। उन्होंने कहा, बताइए, बीकानेर से इतनी दूर से आए तो क्या चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पटेल जी बीकानेर में हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि भोपाल सिंह जी विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हैं। क्या ये बात सही है या वो ऐसे ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं? क्या ये बात सच है? तो दाऊद, जो हमारे भोपाल सिंह जी मेवाड़ के राजा थे, वो स्माइल देते उनको। स्माइल देने के बाद वो गद्दी से खड़े होकर कहता, दाऊद सर जी, देखो, सच तो ये है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको आप, मैं सीधे आपको बताऊंगा तो आप बहुत सारे अनुमान लगाओगे। मैं इसको एक वाक्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं, आप समझिए इस बात को। तो उसने मंत्री को कहा, मैं आपको समझा रहा हूं, आप सोचो भोपाल सिंह जी किसको बता रहे हैं? बीकानेर के मंत्री को। वो कहते हैं कि ऐसे आपको मैं कहूंगा कि मैं मिलने के लिए तैयार हूं, तो आपको लगेगा कि इतना जल्दी कैसे, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूं।
आप राणा प्रताप का काल याद कीजिए। और हमारे मेवाड़ के राणा हुए थे, मेवाड़ केसरी राणा प्रताप। और जब राणा प्रताप हुए थे तो अकबर रात को सो नहीं पाता था। अकबर की 3 मैडम थी, 3 बेगमें थी। जब दुनिया सोती थी तो अकबर रात को जगकर अपनी छत पर टहला करता था। तीनों मैडम टेंशन में थी, दुनिया सोती है, जगता क्या कोई बीमारी है शायद इसके, तो बीमारी है तो ट्रीटमेंट कराए। तो तीनों मैडमों ने बार बार पूछा उनसे कि आप रात को क्यों जगे रहते हो, आप रात को घूमते क्यों। वो किसी को नहीं बताता था, किसी को नहीं बताता। तो तीनों मैडमों ने प्लान बनाया, तीनों इकट्ठे होकर पकड़ लेते हैं उसको एक दिन। और रात को 12:01 पे पकड़ते हैं, रात को ही पूछेंगे, रात की बात रात को ही पूछेंगे। तो तीनों बेगमों ने पकड़ के कहा कि आप हमें बताइए जलीलुल्लाह अकबर कि जलीलुल्लाह आधे भारत का मालिक रात को सो नहीं पाता है, मतलब इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी आप चैन से नहीं सो पाते, तो व्यक्ति को एक जीवन में क्या चाहिए, हमें जानना है क्या समस्या है। अकबर ने टाल दिया कि जो बात मैं बताऊंगा उसके बाद लोगों को मुझ पर पता नहीं शक होगा। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा आज तो बताना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि जान लीजिए कि बस वादा कीजिए, मेरे अलावा तुम्हारे अलावा इस बात को कोई और नहीं जान पाया। उन्होंने कहा ठीक है, प्रॉमिस। उन्होंने कहा कि मैं सोता हूं, और जब मैं सोता हूं जैसे ही नींद में जाता हूं मुझे एक सपना आता है, और सपने में राणा प्रताप आता है और मुझे ढंग से कूटता है। जैसे ही नींद में जाता हूं राणा प्रताप मेरी कुटाई करता, मेरी नींद खुल जाती है, रात भर सो नहीं पाता। मैं उसी दिन चैन से सो पाऊंगा जिस दिन राणा प्रताप मेरे अधीन हो जाएगा या युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाएगा। अब ये क्लियर है, फैक्ट माइंड में बिठा लो कि राणा प्रताप जब तक स्वतंत्र है, जब तक मैं चैन से रात को नहीं सो सकता। ये किसके वाक्यांश है? जलीलुल्लाह अकबर के, जो आधे भारत का मालिक है और पूरे राजस्थान के राजाओं को कंट्रोल कर चुका है। और वहां छोटे से मेवाड़ को लेकर इतनी टेंशन में रात को 12 बजे भी छत पे घूमता है। तो उन्होंने कहा दाऊद सर जी अब एक बात और समझो, राणा प्रताप से हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने सब कुछ छीन लिया था, राज्य, महल, जगह, पैसा, संपत्ति सब छीन लिया था। लेकिन राणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर फिर भी चैन से नहीं सो पाता था। तो अकबर ने एक प्रपोजल दिया था राणा प्रताप को, एक पत्र भेजा था। उस पत्र में लिखा था राणा प्रताप ने, और राणा प्रताप को लिखा था अकबर ने कि मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, मैं जलीलुल्लाह अकबर आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। और प्रपोजल यह है, यदि आप मेरी अधीनता स्वीकार करते हो तो मैं वादा करता हूं मुगल बादशाह अकबर आधा भारत में आपको दे दूंगा, आप आधे भारत के मालिक आप हो जाओगे। बस शर्त एक है कि आपको मुझे जलीलुल्लाह ही मानना होगा, अपना सम्राट मानना होगा, अपना बादशाह मानना होगा। आधा भारत के आप राजा हो जाओगे, आधा भारत आपको दे दूंगा। तो राणा प्रताप ने उस पर रिटर्न जवाब, उस पत्र पे रिटर्न पीछे वाली साइड पे लिखकर भेजा कि अकबर बादशाह, बेशक आप दुनिया के जलीलुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन राणा प्रताप के दिल पर और जमीन पर कभी कब्जा नहीं माना जाएगा। और आपके प्रपोजल का रिप्लाई ये है कि मुझे भारत से प्रेम नहीं है, मुझे मेरा मेवाड़ और मेरी आजादी प्यारी है, तो मुझे आपके प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो करना है वो करके देख लो। तो मंत्री को कहा, मंत्री अब जाकर बताओ शार्दुल सिंह को हम मेवाड़ी हैं, और यदि हमारे पूर्वज 1% भी डगमगाए होते तो आधे भारत के मालिक होते। ना भारत से पहले बाहर थे, ना आज बाहर हैं, और ना ही आगे वाले आने वाले टाइम में भारत से बाहर रहेंगे। मेवाड़ी हैं, हर हर महादेव करते आए हैं और यही करते रहेंगे, भारत के लिए जीते आए हैं, इसीलिए के लिए मरते रहेंगे। तो रिटर्न दाऊद सर मंत्री ड्राइवर को करता, पार्किंग से गाड़ी भाल ला, अब जितनी जल्दी मैं पहुंचूंगा बीकानेर उतना ही फायदा है। अब उसके अंदर बात रुक नहीं रही है, जल्दी से राजा को बताए। ड्राइवर आया बाहर, ड्राइवर गाड़ी दौड़ाता और बीकानेर के राजा के पास पहुंचा। राजा तो वेट कर रहा था, जैसे मैंने तुम्हें सुनाया सेम टू सेम मंत्री ने जाकर बीकानेर के राजा को सुना दिया। बीकानेर के राजा ने कहा कि यही बात है, अगर मेवाड़ का राजा ही झुकने के लिए तैयार है तो सबसे पहला साइन एग्रीमेंट पे मैं करूंगा। इसलिए सबसे पहले एग्रीमेंट पे साइन करने वाला कहां का राजा था? बीकानेर का। और कौन था? इसने साइन किए थे 7 अगस्त 1947। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया है कि विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करने वाला राजा कहां का था? बीकानेर का। राजा का नाम क्या था और साइन कब किए हैं? 7 अगस्त 1947। अब मैं आपसे कहूं, बताइए आप किसी रियासत के राजा हो और आपको भारत में मिलना है तो कौन से एग्रीमेंट पे साइन करोगे? किस पे करोगे? यदि आपको यथा स्थिति में रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो काय पे साइन करोगे? इस एग्रीमेंट पे सबसे पहले साइन कहां के राजा ने किए? राजा का नाम। और एक कब किए भाई? 7 अगस्त 1947। पटेल जी ने 14 अगस्त की लास्ट लाइन दी थी, डेट दी थी। 14 अगस्त को सबसे लास्ट में साइन करता है धौलपुर का राजा, और धौलपुर के राजा का नाम था उदयवान सिंह, और इसने साइन किए थे 14 अगस्त 1947। ये बात आपको ध्यान रखनी, और यही लाइन आती है, पहला साइन करने वाला और अंतिम साइन करने वाला। लेकिन एक ऐसा राजा था जो रोते हुए साइन करता है, साइन कर रहा था, रो रहा था जोर जोर से। तो साइन करने से पहले जब वो रोता है तो उसकी तीनों मैडम आई, उससे कहती हैं, उसकी मैडम कहती है रो क्यों रहे हैं? कि मुझे साइन करने पड़ रहे हैं। तो मत करो,
उन्होंने कहा नहीं करने पड़ेंगे तो मत रो। रो क्यों नहीं, करना मजबूरी है। तो उन्होंने बाहर में जाओ, करना भी है नहीं भी करना है, एक चीज तो चॉइस करनी होगी। तो उस राजा ने कहा कि एक राजा बिना पावर के कोई राजा नहीं रह सकता, इस पर साइन करना मतलब पूरी पावर जाना है। इसलिए मैं आज साइन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं साइन नहीं कर रहा, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर साइन कर रहा हूं। ये कहता है बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह। सबसे ज्यादा आरपीएससी ने यदि क्वेश्चन पूछा है तो यही पूछा है कि एग्रीमेंट पर साइन करते हो बांसवाड़ा के राजा ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। 3 पॉइंट इसमें याद करने, मेरे साथ ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। देखो रियासती राजाओं को, बात मत करो, रियासती राजाओं को भारत में विलय होने के लिए रियासती राजाओं को भारत में विलय होने के लिए इस पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। और इसे कहते हैं, एक टाइप से आपको एग्जाम में विलय पत्र के नाम से लिखा हुआ आता है, विलय पत्र। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते, बांसवाड़ा वाला आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए ये आपको ध्यान रखना है। इस पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए हैं वो किए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने। बीकानेर शासक थे शार्दुल सिंह, और इन्होंने साइन किए भाई 7 अगस्त 1947 को। इस पर अंतिम हस्ताक्षर और इस पर अंतिम जो हस्ताक्षर किए वो किए थे धौलपुर के राजा उदयवान सिंह ने। धौलपुर शासक थे उदयवान सिंह, और इन्होंने एक दिन पहले किए 14 अगस्त को। उन्नीस को। अब देखो ये रोते हुए तो मैंने जोड़ा है क्योंकि आपको तभी याद रह पाएगा। तो साइन करते हुए, ऐसा नहीं कि वहां पेपर में अगर रोते हुए कौन करता है। बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए कहा, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। मैं आज अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं आज अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बहुत रोया था उस दिन। एक तो ये हो गया, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या बायोडाटा है तो इस पर ध्यान रखना है। यदि रियासती राजाओं को यथावत रहना है तो इस पर साइन करेंगे।
रियासती राजाओं को यथास्थिति में रहने के लिए इस पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। तो इनमें तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कई बार विलय पत्र आता है कि विलय पत्र पर सबसे पहले साइन, अंतिम साइन और रोते हुए साइन किसने किए थे, इस टाइप के पॉइंट है। तो लेकिन इसमें क्या, ये जो लास्ट की लाइन है ये आरपीएससी की फेवरेट लाइन रही है, बहुत पेपर में सबसे ज्यादा पूछी गई है, उनसे ज्यादा लास्ट वाली लाइन पूछी गई है ज्यादातर। क्या हुआ, कब किए थे, सबकी डेट नहीं है, डेट बस इसकी है या फिर जोधपुर के राजा की है, और इस पे किसी ने नहीं किया। इनमें इसको याद रखना कि सारे विलय ही हो गए थे 14 अगस्त को। और सबसे मेन बात है कि जोधपुर के राजा की भी डेट क्यों आ गई, बीपी मेनन ने अपनी किताब में लिख दिया कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे तो उन्हें कन्विंस करके 9 अगस्त के लिए साइन करवाए थे। तो एक रियासत अखबार है, उस रियासत अखबार में उनका पर्दाफाश हो गया था कि जोधपुर का राजा पाकिस्तान जा रहा है, तो अखबार ने पर्दाफाश कर दिया था उनकी स्थितियों का। तो नहीं तो वो गुप्त ही रहते, वो मिल भी जाते। कि भोपाल के राजा ने उनका ये माइंड खराब कर दिया था कि पाकिस्तान में ये मिलेगा आपको, क्योंकि जिन्ना इस टाइप का व्यक्ति था, उसे भारत की व्यवस्था बिगाड़नी है। पटेल जी कह रहे हैं आपको सारी शक्तियां हमें देनी है, लेकिन जिन्ना ने कहा कि भारत के राजाओं को यदि स्वतंत्र रहना है, और मार दिया। इतने भयंकर कौन मारता है, देखिए। तो एक तो बात आती है कि जिन्ना ने क्या प्रपोजल दिया, जिन्ना ने प्रपोजल दिया यदि किसी भारत के राजा को पावर में रहना है, यथावत स्वतंत्र रहना है, तो आप भारत छोड़ो पाकिस्तान में आओ। मैं वादा करता हूं पाकिस्तान में आपकी पूरी स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहां उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, उधर जिन्ना उन्हें प्रपोजल दे रहा है स्वतंत्र रहना तो भारत छोड़ो कहां जाओ, पाकिस्तान। तो राजाओं को प्रपोजल तो पसंद आएगा ही आएगा कि उनको यथावत स्थिति में रहने का अधिकार मिल रहा है। लेकिन पटेल जी डेली रेड क्लिप रेखा पे जाते थे और 2 बार लाठी को जमीन में मारकर राजाओं को डरा कर आते थे कि जाकर कोशिश मत करना, जब तक पटेल जी जिंदा कोई रेड क्लिप रेखा क्रॉस करके इधर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए मान लीजिए जिम्मेदारी पटेल जी ने इस तरह लिए कि पटेल जी को ही भारत निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अब हम राजस्थान की तरफ चलेंगे, ये स्टार्टिंग के पॉइंट हो गए। सबसे पहली बात, आजकल क्वेश्चन कैसे आते थे, पहले आप मुझे बताओ। टाइप के क्वेश्चन आते थे कि बताइए भारत के राजाओं को भारत में मिलना, तो काय पे साइन करेंगे, काय पे साइन करेंगे। फिर क्वेश्चन आने लगा कि बताइए सबसे पहले साइन कहां के राजा ने किए, बीकानेर के राजा का नाम, कब किए गए हैं। अंतिम साइन कहां के राजा ने, राजा का नाम क्या है, कब किए हैं। और एक बांसवाड़ा के राजा ने साइन करते हुए क्या कहा है, मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। आने वाले एग्जामों में तीनों ही नहीं आने, तीन क्यों, उसका रीजन ये है, क्या कर रहे हैं, अरे बस देखो रात के काम दिन में देखो। देखिए एक बार समझेंगे, एक बार बात क्या आजकल आपसे पूछा जाएगा, बताइए सरकार ने विलय पत्र के लिए राजाओं को कौन सी शक्ति त्यागने का अधिकार दिया था, यानी कौन सी शक्तियां जिन्हें सरकार हस्तांतरित करना चाहती थी। तो कथन में आएगा कि सबसे पहले साइन बीकानेर के राजा ने किए, और फिर आपसे पूछा जाए कि विलय पत्र की मांग थी सरकारों की, ये शक्तियां राजाओं को सरकार को सौंपनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो राजाओं से सरकार लेना चाहती थी, एक तो विदेशी विभाग, एक तो कोई भी राजा विदेशी जितने भी मामले हैं वो सरकार को सौंपेगा, विदेशी डिपार्टमेंट, एक रक्षा डिफेंस सिस्टम, रक्षा विभाग, और एक संचार विभाग। ये 3 ऐसे विभाग थे, क्योंकि पटेल जी को पता था कि राजाओं की बात बिगड़ेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आपका विलय इसलिए ऐसे नहीं कि पूरा ही हमें दे दो, आप तो 3 शक्तियां आप हमें सौंप दो, बाकी की सब शक्तियों में आप स्वतंत्र हैं। तो विलय पत्र में राजाओं की कितनी चीजों को सरकार ने अधिपत किया है, तो 3। एक तो कौन सा विभाग है,
एक कौन सा विभाग है, एक कौन सा विभाग है? ये क्वेश्चन आएगा कि उसमें क्या क्या एग्रीमेंट का प्रावधान क्या था कि राजाओं को 3 शक्तियां सरकार को सौंपनी है, बाकी सारी शक्तियों में राजा स्वतंत्र है, उनके पर्सनल मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कितने डिपार्टमेंट सौंपने हैं? 3। तो इसमें नोट लगाएंगे नीचे, ये बन गया हो तो हाँ, सोचेंगे तभी तो आएंगे, सोचेंगे नहीं तो कहां से आएंगे। चलिए नोट में लिखना है, सरकार द्वारा इस अधिकार पत्र के जरिए, सरकार द्वारा इस अधिकार पत्र के लिए घोषणा की गई, सरकार द्वारा इस अधिकार पत्र के जरिए एक घोषणा की गई कि रियासती शासक, कि रियासती शासक 3 विभाग, कि रियासती शासक 3 विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग और संचार विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, डिफेंस सिस्टम और संचार विभाग सरकार को देंगे, सरकार को सौंप देंगे, सरकार को सौंप देंगे। सरकार को सौंप देंगे और बाकी के अधिकारों में, बाकी के अधिकारों में राजाओं को, बाकी के अधिकारों में राजाओं को स्वतंत्रता दी गई। बाकी के अधिकारों में राजाओं को स्वतंत्रता दी गई। अब इसकी बजाय इसका पैटर्न आएगा, ये आज तक पूछा नहीं गया है कि विलय पत्र में राजाओं की कौन कौन सी शक्तियां थी जो सरकार को सौंपी गई थी। तो 3 डिपार्टमेंट का मांग की गई। यदि सारा का सारा ले लेते ना सरकार के कर्मचारी, सरकार, तो ये मान लो राजा युद्ध भूमि में उतर जाते, क्योंकि सब कुछ लेंगे तो व्यक्ति मरने के स्थिति में आ गया तो वो तो लड़ेगा ही फिर। तो इसलिए उनको कहा गया कि बस 3 डिपार्टमेंट दे दो, बाकी सब में तुम आजाद हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब ये बन जाता है तो अब आपको चीजें क्या ध्यान रहेंगी, मैं आपसे कहूं बताइए, पहला व्यक्ति बताइए जिसने कहा था कि रियासतें मिलकर संघ बना ले, किसने कहा था? रियासतों को मिलकर संघ बनाने की बात किसने कही थी? लॉर्ड लिन लिथगो। याद है या नहीं है? कैबिनेट मिशन कब आया था? कब आया था? कैबिनेट मिशन ने क्या घोषणा की थी कि छोटी छोटी रियासतें मिलकर संघ बना लें या बड़ी रियासत में विलय हो जाए, क्योंकि भविष्य में आपका अस्तित्व खतरे में है। तो कितने संघ बने थे उस दौरान? कितने बने थे? पहला संघ कौन सा था? कौन सा था? कहां का राजा बनाना चाहता था? डूंगरपुर के राजा का नाम? कितनी चीजें विलय करना चाहता था? 4। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़। दूसरा संघ कौन सा? हाड़ौती संघ। कहां का राजा? कोटा के राजा का नाम? कितनी जगह मिलाना चाहता था? 3। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। तीसरा संघ कौन सा है? राजपूताना संघ। राजपूताना संघ कहां का राजा? जयपुर के राजा का नाम? चौथा संघ कौन सा था? राजस्थान संघ। कहां का राजा? मेवाड़ के राजा का नाम? कितनी जगह मिलाना चाहता था? 3। कौन कौन सी? उदयपुर, मालवा, गुजरात। भारत को आजादी मिली किस अधिनियम के तहत मिली? कौन सा अधिनियम है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। एक बार और, किस अधिनियम के तहत? भारतीय। और रियासतों को कितने ऑप्शन दिए गए? 3। काय में मिल जाओ, कैसे रहो, काय में मिल जाओ, काय में मिल जाओ, कैसे रहो। राजा कैसे रहना चाहते थे? फिल्टर करने के लिए कितने अधिकार पत्र बनाए? 2। पहला बताओ, दूसरा बताओ। चलिए, यदि आप किसी रियासत के राजा होते तो भारत में मिलने के लिए काय पे साइन करते और यथावत रहने के लिए? अच्छा, सबसे पहले साइन किसने किए? किसने किए? कहां का राजा? कब किए थे? अंत में साइन कहां के राजा ने? राजा का नाम? कब किए थे?
रोते हुए साइन किसने किए? राजा का नाम साइन करते हुए क्या कहता है? अच्छा, सरकार ने राजाओं के कितने डिपार्टमेंट लिए थे? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? बाकी कब पढ़ेंगे? ठीक है, परसों। कोई भी नहीं, डेली लगेगी। और कोई भी आपका कभी का कोई क्वेश्चन आया हुआ, आपके सबके जवाब मेरे पास है, तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।